जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया मेजर ऑफ वेरिएशन का, जिसे डिस्पर्शन भी कॉल करते हैं। उस मेजर ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन की दो मेन कैटेगरीज थी, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। अब एब्सोल्यूट मेजर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं कि जब ये मेजर्स करते हैं डेटा में वेरिएशन, तो यूनिट्स वही होते हैं जो कि ओरिजिनल डेटा सेट्स के होते हैं, यानी कि यूनिट्स इज द सेम एज द ओरिजिनल। रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके साथ यूनिट अटैच नहीं होते। एब्सोल्यूट मेजर्स में जो जो चार मेजर्स हैं, रेंज पड़ा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पड़ा, उसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। मीन डेविएशन पड़ा, इसे एवरेज डेविएशन भी कॉल किया जाता है। वेरिएंस पड़ा और उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये चार। रेंज में हमने पढ़ा कि जो रेंज होता है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा एंड द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है कि अगर डेटा में वेरिएशन आएगी तो ये भी आंसर उसको देगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज का बता देता है। और हम कहते हैं जी बाकी वैल्यूज में कितनी वेरिएशन है, तो रेंज से समझ जानी चाहिए कि बाकी वैल्यूज में वेरिएशन इससे कम है। उसके दो ड्रॉबैक हमने पढ़े कि एक तो ये दो ऑब्जर्वेशन लेता है कैलकुलेशन में, बाकी छोड़ देता है, आउटलायर से ये इफेक्ट होता है। उसका इंप्रूवमेंट पड़ा IQR कि जी फिर आप वैल्यूज ना लें, बल्कि आप टॉप वैल्यू ना लें, टॉप क्वार्टाइल ले लें, लोअर वैल्यू ना लें, लोअर क्वार्टाइल ले लें, IQR बोलते हैं। और सम टाइम इस IQR को लाजमी नहीं है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा हुआ है, IQR पूछा हुआ है कि सेमी IQR पूछा। अगर तो IQR पूछा हुआ तो ये है, और अगर उसने सेमी का वर्ड साथ लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब आपको 2 से डिवाइड भी करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये सेमी IQR आ जाएगा। और सेमी IQR को ही क्वार्टाइल डेविएशन का नाम भी देते हैं। ये जो दोनों मेजर्स हैं, ये एक पैटर्न पे थे कि आप वैल्यूज के आपस में ही डिफरेंसेस ले लें, लेकिन फिर एक आइडिया हुआ कि जी सेंट्रल बेस मेजर से मुराद है ऐसा कोई भी मेजर जो एक किसी सेंटर पे बेस कर रहा हो। तो कहा दिया गया कि आप एज मीन को एक सिंगल रेफरेंस वैल्यू ट्रीट करें, टेक द डेविएशन, और फिर आपको पता था कि वो 0 हो रहा था, और उसका हल हमने क्या किया, कहता है या तो एब्सोल्यूट करके एवरेज कर दें जिसे एवरेज डेविएशन कहेंगे, या उसको स्क्वायर करके एवरेज कर दें जिसे हम एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन कहेंगे, और इसको टिपिकली वेरिएंस कॉल करेंगे। अच्छा जी, वेरिएंस के लिए फिर हमने दो फार्मूले पढ़े, बल्कि तीन तरतीब पढ़ी आप कह लें, एक डेविएशन फार्मूला, एक डेस्क अल्टरनेटिव फार्मूला जिसे डेस्क फार्मूला भी बोलते हैं, और एक कैलकुलेटर से भी पढ़ा कि बस फीड किया और कैलकुलेशन कर दी। वो कौन सा मेथड बैक पे यूज कर रहा छोड़े, आपको तो आंसर चाहिए, तो जो सा मर्जी मेथड यूज किया हुआ तो आंसर तो आ जाएगा। डेस्क फार्मूला इसलिए मैंने आपको यूज करवाया कि समटाइम ना वो क्या करता है, वो डेटा में ना इनकी इंफॉर्मेशन दे देता है, बस कहता है कुछ वैल्यूज का स्क्वायर सम इतना है, सम इतना है, वेरिएंस बताएं, तो फिर यही फार्मूला आपके पास ऑप्शन रह जाएगी। अच्छा जी, और फिर इसके साथ पढ़ा कि वेरिएंस के साथ एक छोटा सा मसला रह गया, ये स्क्वायर में आंसर देता, उसका हल बड़ा आसान था, आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये सारा हमने चार मेजर्स पढ़ लिए। फिर हमने इनको ग्रुप डेटा के लिए पढ़ा, और मैंने कहा था कि मेनली ये वो वाली कैलकुलेशन है जो कि आपको स्टार्ट वाला जब लेक्चर किया जी डेविएशन कैसे देनी है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, याद है ना, तो ये दोनों वही थी। और इनको एक ग्रुप से अनग्रुप में कैसे जाना है वो भी मैंने आपको फार्मूले याद करवाए कि जहां n लिखा हुआ है समेशन f कर दें, यहाँ समेशन के लिए आ रही है उसके साथ f प्लेस कर दें, और डेस्क फार्मूले में भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद एक्चुअली हमने कुछ वेरिएंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है, द वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्यों? वेरिएंस का काम क्या होता है, वेरिएशन मेजर करना, और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसमें वेरिएशन 0 होती ही नहीं है, तो फिर ठीक है ना, तो आंसर तो फिर 0 ही आना चाहिए। तो कोई भी वैल्यूज अगर कांस्टेंट हैं, मतलब तमाम वैल्यूज डेटा में एक ही जैसे आ रही हैं, लाइक एक वैल्यू 8 है, दूसरी 8 है, तीसरी 8 है, तो सारी वैल्यू यही आ रही है, कांस्टेंट है,
तो फिर इनका वेरिएंस जो है वो 0 ही होना चाहिए। दूसरा, हमें पता वेरिएंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिट ऑफ वेरिएंस इज द स्क्वायर्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है। Whereas the units of the standard deviation is the same as the original units. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है which of the following has the same units as the original, उसमें वेरिएंस भी लिखा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखा होता है, उसमें रेंज भी लिखी होती है, तो आप कहेंगे और नीचे ऑल ऑफ अबव भी लिखा लाइक या बोथ ए बी ऐसे करके, तो वेरिएंस के यूनिट तो ओरिजिनल यूनिट्स नहीं होते, स्क्वायर टर्म में स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल, केजी और केजी स्क्वायर एक बात तो नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज जो है वो वहां पर मेंशन की गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ओनली बट नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन। अब आपको दो चेंजेस का पता है, डेटे में एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, इस चेंज को चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। डेटे को अगर आप स्केल में चेंज करें तो ये चेंज ऑफ स्केल कहलाता है। अब चेंज होगी क्या, ये नहीं यहां मेंशन, एक तो कह दिया स्केल की चेंज करने से चेंज आती है, ओरिजिन चेंज करने से नहीं, पहले तो ये चेक करें ना, पहले ये चेक करते हैं। कहता है फर्ज करें एक डेटा सेट है जिसमें सिर्फ 3 रीडिंग्स है, 2, 4 और 6, वेरियंस आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है ना, तमाम वैल्यूज की डेविएशन ली 2.67। अब जरा नोट कीजिएगा कि डेटा कैसे चेंज हो रहा है, हर वैल्यू में 100 ऐड हो रहा है ये। अब अगर इन वैल्यूज का वेरिएंस कैलकुलेट करें, देखने में तो ये नहीं है लेकिन आंसर वही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया है, लेकिन यहां लिखा भी हुआ है कि ओरिजिन चेंज कर भी दिया जाए तब भी वैल्यूज में वेरिएशन है। अब इसको ऐसे समझ लें, 2 स्टूडेंट हैं, उनका आपस का मार्क्स डिफरेंस जो है, एक के 2 मार्क्स हैं, एक के 3 मार्क्स हैं। मैं अगर इसमें भी 5 ऐड कर दूं तो ये 7 बनेंगे, इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये 8 बनेंगे। पहला कितना इनका डिफरेंस था, 1 का, अब कितना है 1 का, रिमेन्स द सेम, वेरिएशन रिमेन्स द सेम इफ वी ऐड। लेकिन अगर मैं इसको 2 से जरब देके 4 कर दूं, इसको 2 से जरब देके 6 कर दूं, क्या अब भी डिफरेंस सेम है, अब तो नहीं सेम, तो फिर मल्टीप्लिकेशन से वेरिएशन चेंज हो जाती है, जबकि एडिशन से वही रहती है, यही बता रहा हूं। एडिशन की पहले वेरिएशन वही रही, बाद में वेरिएशन वही रही। जब आपने एडिशन की बात की, सॉरी एडिशन की बात की, तो पहले भी वेरिएशन वही थी, अब भी वेरिएशन वही है, तो वेरिएशन में कोई चेंज नहीं आ रही, वेरिएशन जो है वो वही है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की है तो चेंज आई है, ये देखें, 2 से मल्टीप्लाई करके 4, 2 से मल्टीप्लाई करके 8, 2 से मल्टीप्लाई करके 12। अब जब वेरिएंस कैलकुलेट किया तो वो 2.67 नहीं रहा, बल्कि वो 10.67 चले गया। ये भी बड़ा सिस्टमैटिक चेंज आई है, वही आपको बतानी ये क्या है। सिस्टमैटिक चेंज ये कहती है कि अगर आपके पास x वैल्यूज का वेरिएंस है 2.67 और आप x को फर्ज करें मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी एक कांस्टेंट नंबर से जो कि इस वक्त 2 है, इसको y कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि y का वेरिएंस अब x के वेरिएंस के साथ कैसे रिलेट करेगा, आप कह जी जो y में चेंज आई है वो ऐड करके आई है, तो फिर तो कोई चेंज नहीं आएगी, नहीं ये तो मल्टीप्लाई करके आई है। अब वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे कि अगर वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वेरिएंस इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएंस इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वेरिएंस इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो नया वेरिएंस बनेगा। तो देखिए प्रूफ के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने नया वेरिएंस डायरेक्टली डेटा से कैलकुलेट किया, वो आया 2 पॉइंट्स, जबकि प्रॉपर्टी कहती है कि इसको 4 से जरब देंगे तो क्या ये आना चाहिए, तो देखें यही आ रहा है, यही आ रहा है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये कह दिया जाए एक वेरिएंस है वो 3 से मल्टीप्लाई करके x बना रहा है और मैं क्वेश्चन एग्जामिनर कर देता है कि जी इसका वेरिएंस क्या होगा, आप कहें जी 3 का स्क्वायर करके और वेरिएंस ऑफ x लिख दें, तो वो नए वैल्यू का वेरिएंस, डेटे को बदलने की आपको या डेटा बदल के वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, पुराने वेरिएंस में प्रीवियस वेरिएंस में बस ये चीज चेंज करते हैं। इसे हम कहते हैं
कि वेरिएंस इज नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन बट वेरिएंस इज इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। और वो क्या चेंज आ रही है, याद करें मीन में क्या था, मीन में था जिस जो नंबर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है जिस नंबर से, मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन वेरिएंस उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि उस नंबर के स्क्वायर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। अब जरा मेरा ख्याल है कि कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी और आपने अगर की होगी तो आपको भी यही पता चल रहा था कि जब एडिशन करके हमने डेटा चेंज किया तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब मल्टीप्लिकेशन करके डेटा चेंज किया तो फर्क पड़ा। कंफर्मेशन के लिए देखा कि क्या वैल्यू जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है ओरिजिनल वेरिएंस उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके न्यू वेरिएंस दे रहा है, तो शायद ऐसा ही था। तो यही प्रॉपर्टी आपने याद रखनी, एग्जामिनर एग्जाम में यही करता है, वो कहता है एक वैल्यू थी उसका वेरिएंस 9 था, वैल्यू उसको 5 से जरब दे दी है और नीचे लिखा अब वेरिएंस क्या होगा, तो 9 को 5 के स्क्वायर से जरब दे देंगे तो वेरिएंस में ये चेंज आएगी। और इसी तरह से पूछता है कि अगर वेरिएंस है किसी डेटे का 9 है, हर वैल्यू में 10 ऐड कर दूं, अब वेरिएंस कितना हो जाएगा, नीचे उसने 19 भी लिखा होगा, तो आपने कहा हाँ जी वेरिएंस भाई वो नहीं होगा, वो तो वही रिमेन्स द सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी यही है। हमने 4 एब्सोल्यूट मेजर्स पढ़े, अब हमारे पास 4 रिलेटिव मेजर्स भी हैं। 4 एब्सोल्यूट थे, कौन कौन से, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस। उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली अब हमारे पास जो है वो 4 रिलेटिव मेजर्स भी आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मीन डेविएशन जो हमने मीन से निकाली थी, मीन जी से डेविएट करके, जी सर ये मीडियन और मोड से भी निकाला है तो सेम आंसर आएगा? नहीं, क्या मीन और मीडियन सेम होते हैं? सेम तो नहीं होते, सेम आंसर नहीं आएंगे। सेम नहीं आएंगे? नहीं। ठीक है। और सर ये क्वार्टाइल डेविएशन हमने, इससे क्या रिजल्ट निकलता है? वेरिएशन मेजर करता है ये, हम सारा सर ये तो फिर मीडियन, जी मीडियन का आंसर नहीं आ जाएगा मीडियन का आंसर कैसे? क्वार्टाइल डेविएशन से? अगर दोनों को डिफरेंस करें तो मीडियन आता, नहीं ये किसने कहा? सर दरमियान वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी? नहीं, दोनों चीजों को डिफरेंस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आती है। अगर फर्ज करें एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 10 है, मैं 2 में से 10 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 8 दरमियान वाली वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं है ना। ये सिर्फ वेरिएशन बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन बता रहा होता है कि इतना किसमें डिस्पर्शन है। दो वैल्यूज का नेगेटिव करेंगे उनका दरमियान वाली वैल्यू तो नहीं ना आती। 100 में से 2 माइनस करेंगे 98 आंसर आता है, तो 98 2 और 100 के दरमियान में है, ऐसा तो नहीं है ना। सर इसको 2 पे डिवाइड भी तो किया हुआ है। वो अगर आप डिवाइड भी कर देंगे मीडियन फिर नहीं आएगा। आप ऐसा करें ना, पिछली आपने जो कुछ क्वेश्चन किए हैं उसमें देखें जो फिट हो रहा है कि अगर आप Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q कर देते हो तो क्या वो दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है, मीडियन आ जाता? तो ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं। ये जस्ट डिस्पर्शन बताती है कि डेटे की डिस्पर्शन वेरिएशन इतनी आ रही है। ये नहीं है कि आप इसको माइनस करें 2 से डिवाइड करें तो मीडियन आ जाता है, नहीं ऐसा नहीं, मीडियन का आंसर नहीं आएगा। समिट थैंक यू सर। हाँ, सिमेट्रिक डेटा अगर हो वो आगे जाके बात करेंगे, उसमें ये काम करेंगे ना फिर आएगा, लेकिन हर डेटा के लिए नहीं, सिर्फ सिमेट्रिक के लिए, ठीक है ना। वो शायद आगे जाके कुछ करना आएगी तो फिर, लेकिन कम से कम डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं। ये मिड जरूर आता है, ये दरमियान जरूर होता है, तो वो फिर हम इसको देखते हैं। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब रिलेटिव मेजर्स, मेरा ख्याल सारा कुछ पड़ा हुआ है। नाम है इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी कहते हैं। ये जरा लेस पॉपुलर नेम है लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कौन, क्या नाम है? पहला एब्सोल्यूट मेजर कौन है? रेंज। पहला रिलेटिव मेजर कौन सा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग? उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या उसे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। फॉर्मूला है x की मैक्सिमम माइनस x की मिनिमम, यानी कि रेंज का ही है। डिवाइड क्या करना है? x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोल देते हैं। ये एक रिलेटिव मेजर है। कब?
अब एग्जाम के क्या है, वो कहता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, फॉर्मूला लिखा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट हो गया। वो कह देता है कि अगर डेटा फलान डेटा था किलो मीटर्स में है, व्हाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या रेंज। आप कहें जी वो डेटे के यूनिट, नो, इसका फॉर्मूला है यूनिट फ्री बनेगा। फर्ज करें मैक्सिमम वैल्यू में 10 है और डेटा केजी में है, मिनिमम वैल्यू 2 है, डेटा केजी में है। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम वैल्यू 2 है, 8 kg ओवर 12 kg, कैंसिल, इसके यूनिट, नो यूनिट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और ऊपर ऐसे एक डेटा दिया हुआ था, द डेटा इज रिगार्डिंग द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन केजी, व्हाट वुड बी द यूनिट्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, नो यूनिट, यूनिट फ्री, यूनिट लेस। ये रीजन है क्यों यूनिट लेस हो जाता है, इसका फार्मूला ही है। हाँ, इस फार्मूले पर डिस्कशन नहीं हम कर रहे, क्यों है कि इधर ऊपर क्यों नहीं +1, नीचे क्यों नहीं नेगेटिव। मैंने बोला ना ये चीजें बिल्कुल हम आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहे, हम तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसकी यूटिलिटी या एप्लीकेशन, दो चीजें होती है ना, एक होता है अप्लाइड, एक होता थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब थ्योरी नहीं होता, थ्योरी एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव को कहना चाहिए जिसमें डेफिनेशन होती है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है इसके फार्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, थ्योरी क्या कहती है, कैसे बनने हैं। और ऑलमोस्ट हमारे जैसे उधर डिग्रियां हो रही हैं मैथमेटिक्स की भी, हमारे यूनिवर्सिटी में हो रही हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पर जब मैथमेटिक्स की भी बात होती है तो वो कहते हैं कि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में करना है या थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में करना है। मुश्किल होता है थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में, क्योंकि वहां सारी चीजें हम सिर्फ ड्राइव करना सीखते हैं। जो काम वैसे काम मेन उनका होता है कि जो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के लोग होते हैं, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के लोग होते हैं, वो बेसिकली काम करके फिर वो अप्लाइड वालों को दे देते हैं, कहते हैं ले जी आप इसको यूज करें। तो हमारा काम अब यहाँ पर अप्लाइड है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसका ये फार्मूला है, आपको सारी चीजें तो आती हैं, तो सिर्फ बताना ये था कि ये यूनिट फ्री क्यों होता है। सेकंड एब्सोल्यूट मेजर था क्वार्टाइल डेविएशन। तो सेकंड रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, यानी कि उसके साथ कोएफिशिएंट का वर्ड बस लगा दें आप। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि इसका सेकंड मेजर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, ऊपर उसी तरह से Q3 - Q1 नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड Q3 + Q1, वैसे तो 2 पर डिवाइड था, लेकिन हुआ क्या है, ये भी 2 पर डिवाइड था, ये भी 2 पर डिवाइड था, दोनों कैंसिल हो गए और यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देन ये भी आपको एक यूनिट फ्री आंसर जो है वो देगा। अब देखिए, अगर मैं कहूँ जी आप मुझे कहें कि सर ये तो आपने कैलकुलेशन बताई नहीं है, तो इसमें कैलकुलेशन थी क्या। जिसको ये दो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने आते हैं उसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना आता है। मैंने कहा था ना, इंग्रेडिएंट सीख ले, ये रेसिपी बनानी है, इस रेसिपी में क्वार्टाइल डालने हैं, रेसिपी तैयार हो गई। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन नहीं सीखना, आपको Q1 Q3 कैलकुलेट करना सीखना है, तब आपको ये रेसिपी बनानी आएगी। तो वो तो आपको आते हैं, किसी भी डेटा का Q1 Q3 कैलकुलेट करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा, आप Q3 Q कैलकुलेट करें और इस जगह पुट करें तो आ गया। तो सेकंड मेजर भी आपके पास आ गया। थर्ड मेजर क्या था, थर्ड मेजर हमारे पास था एब्सोल्यूट मेजर मीन डेविएशन, डिसेबल डेविएशन। यहाँ इसके साथ कोएफिशिएंट का वर्ड लगा दिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो क्या करना, कहता डेटा का मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, आता ना मीन डेविएशन कैलकुलेट करना। अगर अनग्रुप डेटा सेट हो, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, अप्लाई करें और डेटा का मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। फर्ज करें ज़ाहिर इसके साथ यूनिट भी तो आएंगे ना, 4 kg आ गया आंसर। अब वो जो डेटा सेट है, कहता जी उसका मीन भी तो आपने कैलकुलेट किया होगा, यस उसका मीन भी कैलकुलेट किया था, वो 1.5 था। कहता इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे वो 4 kg, उसी डेटे का मीन कैलकुलेट किया होगा आपने 1.5 kg, फिर ये कैंसिल होंगे और आपको प्योर नंबर आंसर आएगा। लाइक अगर मैं आपको ये कहूं कि ये था डेटा, फर्ज कर रहे हैं ये क्लासेस थी
और ये वही सेंटीमीटर वाला डेटा ना प्लांट हाइट का था, सेंटीमीटर का था। अब ये जो मीन आया 97.83 ये सेंटीमीटर में है, प्लांट हाइट थी ना, ये भी सीएम है, ये भी सीएम है, नीचे तो नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो जो भी आंसर आएगा 7 सीएम तो आएगा, फिर आएगा ना 5.2 सीएम। ये क्या है? मीन डेविएशन। उसने कहा जी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करना 5.22 सीएम ओवर 97.83 सीएम। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया सीवी का, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का आंसर आ गया। अच्छा ये रह गया, ये मैं डिस्कस करता हूं आपसे, ये रह गया, बाकी मैं आपको बोल देता हूं। दिस वन, तो यहां पर अब आपको ये चीज का आइडिया हो गया कि ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है वो कैसे, तो ये 3 मेजर्स आपको पता चल गए। इसमें कोई नई कैलकुलेशन तो है नहीं, वो ऑलरेडी मीन आता है, मीन डेविएशन आता है, Q1 Q3 आता है, तो सारी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर वन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं है। बाकी हमने रेंज पढ़ा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा तो इधर आके कोएफिशिएंट का वर्ड लगा दिया, मीन डेविएशन एब्सोल्यूट पढ़ा, रिलेटिव में कोएफिशिएंट का वर्ड लग गया। यहाँ वेरिएंस पढ़ा, लेकिन आपका ये क्या रीजन है? खास रीजन नहीं है, बहरहाल इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कॉल करते हैं, एब्रीवेट इसे करते हैं सीवी के साथ, सीवी। क्या फार्मूला है इसका? इसका फार्मूला एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड उधर क्या था? मीन डेविएशन, इधर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, डिवाइडेड बाय मीन, लेकिन ये रूटीन में परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसलिए हम मैथ में भी पढ़ रहे हैं ना, जब कोई चीज परसेंटेज फॉर्म में लिखनी हो जस्ट मल्टीप्लाई विद 100 और आप लोग जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके रेलेवेंट अब हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करेंगे, ये मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले जरा थोड़ा सा आपसे प्रॉब्लम एक शेयर करते हैं। फर्ज करें प्रॉब्लम क्या है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट लेंथ in inches and weight in kg for a sample of 10 fish of the same species after using a particular type of fish feed. फिश की कोई फीड तैयार की गई, वो फिश को दी गई और 10 फिश का डेटा था हमारे पास। कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने फिश का वेट भी नोट किया, फिश की लेंथ भी नोट की। वेट जो नोट किया गया है वो केजी में है, लेंथ जो नोट की गई है वो इंचेस में है। क्लियर? पहली जो फिश थी उसका वजन आ रहा था 1.8 kg और उसकी लेंथ आ रही थी 11 इंच। दूसरी फिश लिटिल बिट हैवियर थी और उसकी हाइट भी थोड़ी ज्यादा थी। तीसरी फिश का वजन भी फर्क था 4, 5 तो एंड सो ऑन। हर फिश का वजन दूसरे से लिटिल बिट डिफरेंट और हाइट में भी फर्क। अब क्वेश्चन क्या है? कहता विच कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा? एक वेट है, एक लेंथ है, इस relatively more variable, किस कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा वेरिएशन आ रही? कहते नहीं यार उनके वजन में तो इतना फर्क नहीं है, हाइट में फर्क है। तो आपने बोल दिया कि वेट का कैरेक्टरिस्टिक इतना वेरी नहीं कर रहा लेकिन हाइट का कर रहा है। ओके, ये तो हम ऐसे बात कर रहे हैं ना। अब जरा स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप कहेंगे जी क्या फार्मूला कैलकुलेट किया। अब देखें, आप अगर कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्ज करें एक एब्सोल्यूट मेजर है ना, एक एब्सोल्यूट मेजर है, आप कहते हैं जी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, मैंने वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, वो ये आ रहा था। लेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, वो ये आ रहा था। 7 यूनिट सेम आने, यूनिट सेम आने। अब अगर आपको कहूं कि जी चले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैलकुलेट कर लिए हैं, मैंने कहा था ना स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट पॉपुलर, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। कौन सा ज्यादा वेरी कर रहा है? आपने कहा ये 2.58 है, ये जस्ट 0.47 है। ये ज्यादा बड़ा है, इसमें ज्यादा वेरिएशन है, इसमें कम है। ये केजी है, ये इंचेस है। 1 kg बड़ा होता है कि 1 इंच? तो कंपेरेबल ही नहीं है। तो पहला मसला आ गया कि जी अगर हमें 2 डेटा सेट्स का
वेरिएशन कंपैरिजन करना हो, और आपने कहा था बड़ा ही पॉपुलर है इसलिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सारी वैल्यू को लेता है, कैंसलिंग साइन मसले सॉल्व करता है और यूनिट स्क्वायर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, इसलिए ये बड़ा कॉमन है। जब भी वैसे जिक्र होना तो यही करना चाहिए। लेकिन मसला अब ये आ गया है यहाँ पर कि जी अगर दो डेटा सेट का वेरिएबिलिटी कंपैरिजन करना, उनके यूनिट ही फर्क हो, अब क्या करें फिर? उसके साथ तो यूनिट लगने ही लगने हैं। हाँ, ये जरूर प्रॉब्लम है। तो इसका क्या हल करना है? मैंने अभी प्रॉब्लम बताया, सोल्यूशन बाद में देखते हैं। पहले जरा एक और प्रॉब्लम देखते हैं, फिर दोनों का इकट्ठा ही सोल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि दोनों का सोल्यूशन एक जैसा ही है। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द हाइट इन फीट ऑफ शुगरकेन and wheat plants after applying a particular type of fertilizer. Compare the plants of which crops are more variable. अब वेरिएशन कंपैरिजन फिर करना है, और इस वक्त दोनों में हाइट ही चीज है। वहां था हाइट और वेट कंपैरिजन था, स्पीशीज फिश एक ही थी, यहां स्पीशीज दो डिफरेंट है, एक शुगर केन है, एक वेट है, व्हीट प्लांट्स हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अब दोनों का सेम ही है। क्या? हाइट। अब आपको मैं ये ऐसे मैंने ये आपके लिए नहीं है, छोड़ दे इसको। क्या है ये आपके लिए नहीं है। स्टैंड डेविएशन मैंने इधर से मेजर की 0.9 फीट है। मैंने व्हीट प्लांट के लिए भी मेजर की 0.567 फीट है। अब आप कहेंगे ये फीट और फीट, ये तो अब मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो वाकई मसला नहीं है, ये तो हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी ना कंपेयर करें, फिर भी सेंसेबल नहीं है इनको ऐसे कंपेयर करके ये बता देना कि जी शुगर केन प्लांट ज्यादा वेरी कर रहे हैं या व्हीट प्लांट। इसकी एग्जांपल क्या जी, क्यों नहीं करना? देखें, अगर आपके पास किसी खेत में बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं, 40-40 फुट उनकी हाइट पर है, कोई 40 फीट का है, कोई 37 फीट 38 फुट, ऐसे करके आप अगर देखते ना उनको, हाल तो उनकी हाइट में शायद 1-1 फुट का भी फर्क हो, लेकिन चूंकि डेटे का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है ना, 40 फीट, तो आप कहीं देखें कितने एक जैसे हैं सारे, जबकि उनमें वेरिएशन थी। अब एज कंपेयर टू, आप ये नर्सरी वगैरह में पनीरी वगैरह लेने जाते हैं, आजकल लोग लगा रहे हैं, अब वहां पर पौधे होते हैं 2-2-3 इंच की पनीरी होती है, अगर उसमें पौधा 1-1 इंच भी ऊपर नीचे हो तो आपने कहना यार ये क्या है, कुछ पौधे तो बहुत बड़े हैं और कुछ पौधे छोटे, जबकि फर्क कितना, सिर्फ 1 इंच का। और उधर कितना फर्क है, उधर 40-40, 20-20, 30-30, 10-10 इंच का भी फर्क हो तो आप कहेंगे वो इतना फर्क नहीं है, जबकि 40 इंच बड़ा होता है, 1 इंच 1.5 इंच छोटा होता है। जरा एक और एग्जांपल देखिएगा। एक स्टूडेंट को कहा जा रहा है तुमने कोई मिक्सचर बनाना है और उस मिक्सचर में 5 kg केमिकल यूज करना है। 5 kg का मतलब 5000 ग्राम केमिकल यूज करना है। ठीक, उसने केमिकल यूज किया, बाद में उससे पता चला कि उसने तो किसी में केमिकल ज्यादा डाल दिया और किसी में कम। उसका सुपरवाइजर, उसका टीचर कहता अच्छा कैलकुलेट तो करो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है कि जी पहले में मुझसे इतना डाल गया, दूसरे में इतना डाला था, तीसरे में इतना। उसने कहा सर कोई 30 ग्राम का फर्क निकल रहा है, कम ज्यादा, यानी कि 5 किलो डालना था, 30 ग्राम, ये छोड़े इसको भी 3 ग्राम कर दे सर, सिर्फ 3 ग्राम का फर्क हो रहा है। वो कहेंगे वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही किया तुमने, कोई मसला नहीं है। ओके, उसी स्टूडेंट को टीचर ने 2 दिनों के बाद कहा कि तुमने केमिकल डालना है टैबलेट्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, कितना सर डालना है? टीचर उससे कहता तुमने 5 मिलीग्राम डालना है। गोली नहीं मिलती 5 mg की, 10 mg की, 15, 5 मिलीग्राम केमिकल सिर्फ। उधर कितना डालना था? 5000 ग्राम, और अब टैबलेट में डालना है 5 मिलीग्राम। वो कहता है कि सर वो टैबलेट बना तो दिया लेकिन उसमें केमिकल कम ज्यादा है। वो कहता जी कितना है? कहता जी कैलकुलेट किया मैंने, 2 मिलीग्राम का फर्क निकला बस। कहता बंदे खुदा 2 मिलीग्राम का फर्क डाल दिया तुमने, टोटल 3 मिलीग्राम डालना था, जिसमें से किसी में 2 मिलीग्राम तुमने ज्यादा डाल दिया, किसी में 2 मिलीग्राम कम, ये क्या किया?
कहता कल तो सारा आपने 3 ग्रामों पर भी मुझे कुछ नहीं कहा और अब सिर्फ 2 मिलीग्राम पर कहते हैं जी इतना फर्क, तो ये क्यों? बात तो सेंसेबल है कि उसमें तो वेरिएशन ज्यादा होनी चाहिए 3 ग्राम, उसमें क्या है जी 2 मिलीग्राम है सिर्फ, इसमें क्या है? क्या किसी ने डेटा का मैग्नीट्यूड नहीं देखा? मैग्नीट्यूड से मुराद उसमें वैल्यू कैसी है? उसमें वैल्यू तो 1000 ग्रामों में है, फिर तो 2-3 ग्राम तो इतना नहीं होना चाहिए। उसमें वैल्यू ऑलरेडी बड़ी स्मॉल इन साइज है, 5 mg, 3 mg, उसमें 1-2 mg का भी फर्क होता है, वो तो बड़ा होता फर्क होता है। ऐसे ही है ना, यानी कि डेटे का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा हो तो उसमें बड़ी वैल्यू भी इतना वेरिएशन नहीं कंसिडर होती, लेकिन अगर डेटा ऑलरेडी मिलीग्रामों में हो, छोटा हो, उसका मैग्नीट्यूड कम हो, तो छोटी सी वेरिएशन भी आपको बड़ी वाजे नजर आती है। जैसे छोटे बच्चे का कद बढ़े ना, सारे कहते देखे जी माशाल्लाह बड़ा कद बढ़ गया है, और अगर ग्रोन अप हो तो पता ही नहीं चलता। अब यहां पर आल्दो ये दोनों फीट हैं, लेकिन क्या किसी ने डेटे का मैग्नीट्यूड देखा है? अब जरा शुगर केन प्लांट देखें, 10-10, 12-12 फुट के होते हैं ना, बड़े 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 प्लांट होते हैं, 10-10, 12-12 फुट हाइट में, या शायद इससे भी ज्यादा होते हैं। ये है बड़ी मैग्नीट्यूड और उसमें वेरिएशन ये आ रही है। वीट प्लांट तो होते 3-3.5 फीट हाइट में है, हाल 2 फीट ही है, इस छोटे से डेटे में भी इतनी वेरिएशन है ना। तो ये 2 इशू है। जब यूनिट दोनों के डिफरेंट हो फिर तो बात ही और सोचनी नहीं है ना, कि जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट वे टू मेजर द वेरिएशन बट नॉट द बेस्ट वे टू कंपेयर द वेरिएशन। अब यहां कंपैरिजन की बात हो रही है 2 वेरिएशन। सेकंड जी, अगर यूनिट सेम हो तो फिर ठीक है, नहीं भी फिर अवॉइड करें। सर अब क्या रीजन है? अब रीजन है तुमने डेटे का मैग्नीट्यूड देखा कि सिर्फ यही बता दिया 0.9 के 0.7, 0.9 कुछ भी नहीं है। अगर वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी हो, 10-10, 15-15, 20-20 फुट, तो 0.9 बहुत बड़ा है। अगर वैल्यू सारी 1 फीट 1.5 फीट की हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा मेजर ऑफ वेरिएशन यूज करना चाहिए जिसमें 2 क्वालिटी हो एट द सेम टाइम। क्या? एक तो वो यूनिट फ्री हो, ताकि वो जो पहले वाला मसला था वो यूनिट चेंज वाला वो ना रहे, ये वाला यूनिट फ्री वाला काम कोई हो, ठीक है। और दूसरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो वेरिएशन तो मेजर करे लेकिन रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा करे, डेटे के मैग्नीट्यूड को भी साथ रखे, डेटे के मैग्नीट्यूड को भी देखे, फिर हमें वेरिएशन का आंसर दे। सिर्फ वेरिएशन का आंसर ना दे बट वेरिएशन रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा दे। ये दोनों खूबियां किस में आएंगी? क्या? यूनिट फ्री नंबर, ताकि ये मसला सॉल्व हो, और वेरिएशन रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा, ताकि उसी वक्त दूसरा भी अगर इश्यू आए वो भी सॉल्व हो। और ये दोनों खूबियां सीवी में हैं, दोनों खूबियां सीवी में। ये देखें, पहली बात, इसके यूनिट वही होते हैं जो डेटा सेट के होते हैं, इसके यूनिट वही होंगे जो डेटा सेट के होंगे। आंसर तो न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाएगा लेकिन यूनिट फ्री मिलेगा, इसलिए ये यूनिट फ्री है। वैसे भी हर रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री है। और मैंने कहा था मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन, मोस्ट यूजफुल इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं इसलिए इसको प्रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहा हूं। तो ये यूनिट फ्री है, ये पहला मसला। दूसरा, क्या सर ये जो फार्मूला है सीवी का, इसमें वेरिएशन आ रही है, साथ कहीं मैग्नीट्यूड का भी पता चलता है, वो भी इस फार्मूले में यूज हो रहा है? हो रहा है। मीन क्या होता है? अगर वैल्यू बड़ी होगी तो मीन बड़ा होगा, वो मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा। अगर वैल्यू स्मॉल एंड साइज है तो मीन उसका स्मॉल होगा, तो मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा। तो देखें ये खूबी सिर्फ और सिर्फ सीवी में आ रही है, वेरिएशन रिलेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा। So that's why we prefer CV to compare the variation between different data sets. अब मैं CV पढ़ता हूँ। CV की क्या है? क्या कहता है? It shows the relative variability. सिर्फ वेरिएबिलिटी नहीं, relative मिला के देख के बताती है। Relative variability, that is variability relative to the magnitude of the data. That is the variation relative to the mean. देखें है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, विच मेजर्स द वेरिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ
मीन ऑफ द डेटा। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो वेरिएशन मेजर करता है एज अ परसेंटेज ऑफ मीन ऑफ द डेटा, यानी कि डेटे के मीन के रिस्पेक्टिवली उसकी परसेंटेज फॉर्म में देता है, तो सीवी। विच मेजर ऑफ वेरिएशन विच रिप्रेजेंट्स द आंसर इन परसेंटेज फॉर्म, सीवी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसके लिए ये सारी डिटेल बता रहा हूं। आप कहें जी आप हमें बस फार्मूला बताया करें, आप क्यों उसके पीछे ये सारी चीजें बताते हैं? ये एमसीक्यूज यही है, वही बच्चे कर पाएंगे ना, कि जो ये समझेंगे कि अच्छा ये क्या है रिलेटिव द साइज। क्यों मैं आपको रटाऊं चीजें, क्यों ना आपको बताऊं कि जी परसेंटेज फॉर्म में है, कहां पर जाके इसने रिलेटिव साइज कैसे देखा है, जी मीन में देखा है। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट परसेंटेज फॉर्म, ठीक है, और कोई मेजर नहीं है। इट इज अ यूनिट फ्री, रीजन मैंने बताई क्यों यूनिट फ्री, कि जो ऊपर नीचे यूनिट सेम होंगे कैंसिल होंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिट फ्री। और कब यूज करना है, ये दो सिचुएशन, मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, दो डेटा सेट को कंपेयर करना है, दोनों के यूनिट डिफरेंट है, कहता यूज करें, ठीक है। सेम यूनिट्स बट डिफरेंट एवरेज साइज, मैग्नीट्यूड। शुगर केन प्लांट अगर 10-10, 12-12 फीट के हैं तो एवरेज भी उनकी 10-11 फीट की आएगी। व्हीट प्लांट अगर 3-3.5 फीट के हैं तो एवरेज भी उनकी 3-3.5 फीट के करीब आएगी, तो डिफरेंट एवरेज साइजेस हो गए ना। दोनों खूबियां कहता है सीपी में, जिसका ये फार्मूला है, एस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। फर्ज करें यही डेटा आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच डेटा सेट इज कंपैरेटिवली मोर वेरिएबल, सीवी कैलकुलेट करना प्रेफरेबली। डेटा के यूनिट ही डिफरेंट है ना, ये वाले पहले ये करते हैं ना। यस, अब क्या करना है जी, अब जी डेटे के मीन भी ले साथ, ठीक है जी, ये डेटे के मीन थे, और अब दिस नंबर डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल होगा, ये इससे डिवाइड होगा, आंसर आ गया 100 से जरब दी 18.82% विदाउट नो यूनिट्स। लेंथ, इससे इसको डिवाइड किया, ये यूनिट कैंसिल हुए, divided by 14.70 and multiply by 100, 17.58, ऑलमोस्ट सेम वेरिएशन है। लेकिन कह सकते हैं अगर वो मजिद ही हो, विच वन इज मोर वेरिएबल, तो वेट इज मोर वेरिएबल। यहाँ तो मैसेज बिल्कुल ही उलट मिल रहा था, यहाँ हम समझ रहे थे ये वेरिएशन कम है, ये वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि वो 0.47 और 2.58 है। लेकिन अब ट्रूली ये है कि दिस डेटा सेट इज रिलेटिवली मोर वेरिएबल एज कंपेयर टू द सेकंड। एक तो यूनिट डिफरेंट थे, इसके साथ यूनिट नहीं है, तो ये सीवी से कंपेयर हो गया। सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, साथ मीन भी ले लें, देखिए पता चला ना डिफरेंट एवरेज साइजेस है, ये एवरेज ये बनती डेटे की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और सीबी आ जाएगा परसेंटेज फॉर्म में 7.37 14। तकरीबन व्हीट प्लांट पे वेरिएशन डबल है शुगर केन प्लांट्स में, यहाँ ये ज्यादा लग रही थी, ये कम लग रही थी, लेकिन एवरेज तो देखें ना, तो बड़ी अगर एवरेज है, बड़ी वाली वैल्यूज है, तो छोटी सी वेरिएशन मैटर नहीं करती। 2-4 रुपए का क्या फर्क होता है, अगर बात हजारों की हो, लाखों की हो, 2-4 रुपए का बड़ा फर्क होता है। अगर बात ही 10, 20, 50 रुपए की हो, 30 रुपए लेने से कहता 5 रुपए का फर्क है, बड़ा नंबर है भाई 30 में से 5। वो 3 लाख रुपया लेना था, 5 रुपए का फर्क है, कोई बात नहीं यार, ठीक है, खैर है, रखो, ऐसा ही है ना। तो सीधी एक स्टेटमेंट में खल मैंने मिस की हुई है, पिछली दफा भी मैंने स्टूडेंट को वैसे ही लिखवाई थी, चले लिख लें, सीवी measures consistency in the data। बात वही है, लेकिन वर्ड लिखा जा रहा है। CV measures consistency in the data। consistent, लेस वेरिएबल को कहेंगे ना, लेस वेरिएबल को कंसिस्टेंट कहेंगे, लेस वेरिएबल। अब मुझे इसलिए याद आ गया ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, उसने 2 बैट्समैन दिए थे, दोनों के स्कोर्स दिए हुए थे, और क्वेश्चन किया हुआ था
विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज, इसकी वेरिएशन कम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड देखते हुए सीवी सीवी मेजर करना था वहां पर। इसलिए मैंने कहा ना कि ये आप पता चल जाए कि अक्सर ये क्वेश्चन में यही आ जाता है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी मेजर करें, मतलब वो वेरिएबिलिटी की बजाय वो उसका उलट कंसिस्टेंट कह रहा है, कंसिस्टेंसी मेजर करें यानी कि वेरिएबिलिटी मेजर करें। जितना सीवी स्मॉल होगा उतना ही वो लेस वेरिएबल होगा। सीवी स्मॉल मीन मोर कंसिस्टेंट, मोर मुस्तकिल मिजाज है, वो लेस वेरिएबल है। और अगर सीवी लार्ज होगा तो मोर इनकंसिस्टेंट होगा, मोर इनकंसिस्टेंट, कहते नहीं बड़ा इनकंसिस्टेंट सा है बैट्समैन है, यानी कि उसकी वेरिएशन बहुत है, कभी कोई स्कोर कर लेता कभी कितना कर देता है। तो स्मॉल सीवी जितनी कम, जीरो से तो नीचे जाना ही नहीं है ना, स्मॉल सीवी मोर कंसिस्टेंट, लार्ज सीवी मोर इनकंसिस्टेंट, बस ये दो वर्ड याद कर लें। स्मॉल सीवी का मतलब है ज्यादा मुश्किल मिजाज है, वेरिएशन कम है, ज्यादा कंसिस्टेंट है, और लार्ज जो है उससे ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, एक पीछे एक चीज रह गई थी, ये वाली, कहता रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना, हर मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज हैं उनके आपस में रिलेशन है। तो जो रेंज है जो कि पहला एब्सोल्यूट मेजर है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि फोर्थ एब्सोल्यूट मेजर है, कहता है इनमें भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। याद करें मैंने आपको कहा था मीन मीडियन मोड के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिपेंड करता है डेटा की शेप कैसी है। सिमेट्रिक हो तो बराबर होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड हो तो मीन बड़ा होता है सबसे, नेगेटिव स्क्यूड हो तो मोड, तो शेप पे। यहाँ जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है डेटा में वैल्यू कितनी है, वरना हर वक्त ये ट्रू नहीं है। कहता अगर डेटा में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हो, दो, सिर्फ डेटा में दो वैल्यूज हो, तो कहता है रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपस में ऐसे रिलेटेड है। फर्ज करें एक डेटा सेट है एक्स का, उसमें एक वैल्यू 5 है और एक 15 का दे, इसका रेंज कितना होगा 10, इसका रेंज 10 होगा। आप इस डेटे का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें वो 20 होगा, कर लें कैलकुलेट, वो 20 होगा। ये लिखा ना, यहाँ से बताया मैंने कि रेंज 10 है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 15, मिनिमम 5, 15 में से 5 10, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो जरूर रेंज का ट्वाइस होता है, हर वक्त नहीं, सिर्फ उस वक्त जब डेटा में दो वैल्यूज हो, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा मतलब वो बता दिया। वो क्या करता है, वो कहता है जी एक डेटा सेट है दैट कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज विद स्टैंडर्ड डेविएशन 5, कहता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और डेटा में सिर्फ दो वैल्यू, वैल्यू तो नहीं बताई उसने, कहता रेंज बताओ 10, सॉरी रेंज, हाँ रेंज बतानी है तो 10 की रेंज होगी उसकी, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से ज़रब देंगे तो रेंज आ जाता है, हर प्रॉब्लम का नहीं, सिर्फ उस डेटे का आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज जी। अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो करे, वरना फिर हम मैथ्स स्टार्ट, क्योंकि अगला टॉपिक स्टैट्स का फिर एक ही दफा सारा हो जाएगा, तो अब हम मैथ्स में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें। जी सर ये जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं जी एब्सोल्यूट में और इसमें भी, जी सर ये सारे मैक्सिमम वेरिएशन बताते हैं ना, रिजल्ट जो होता है। नहीं, मैक्सिमम वेरिएशन नहीं बताते, ये नहीं बताते तो जैसे कि ये सर मैक्सिमम जब है। जी चाहे परसेंटेज में रिजल्ट आया था वो क्या शो कर रहा था, पहले हमने जो एक वो ये क्वेश्चन शो किया। कर रहा है किसमें वेरिएशन ज्यादा हो रही है, बस। सर सिर्फ हम ये बता सकते हैं इसमें कम है इसमें ज्यादा है, ये नहीं बता सकते कितनी हो सकती है। बता तो रहे हैं 18.82 समरी के फॉर्म में बता रहे हैं। अब सर ये समरी है। अब देखिए जब आप एवरेज करते हो तो एवरेज जो डेटे की होती है वो सबसे बड़ी होती है, नहीं। तो हमने हमने जब आपको बताया वेरिएंस का फार्मूला, जब बताया आपको, इसका नाम क्या था,
एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, डेविएशन फर्क। उसने क्या बताया, उसने आपको एवरेज बताया। इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन ज्यादा भी होंगी, इससे थोड़ी बहुत कम भी होंगी, ये कहिए एवरेज ही है, ये बताइए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यस आपको सर। मैक्सिमम बताया। ठीक। हाँ जी, ये एवरेज है। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि वही बात दोबारा से कि 220 वोल्ट बिजली आपको चाहिए आपके घरों को चलाने के लिए। आप हो सकता है ये सारा दिन 220 नहीं आती, कभी कभी आपने नोट किया आज मुझे वोल्टेज बड़े तेज आ रहे हैं, कभी वोल्टेज ड्रॉप हो गए, एवरेज 220 आई, ये है एवरेज ना। तो ये नहीं कि जो वेरिएशन में ये करते हैं, हाँ रेंज में ये चीज जरूर है, रेंज ये जरूर कहती है कि वैल्यूज की आपस की जो वेरिएशन है सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, जो रेंज का आंसर ये जरूर बताती है। लेकिन आप हर वेरिएशन ऑफ मेजर को तो नहीं कह सकते, ये तो एवरेज वेरिएशन बता रही है, इसका मतलब वेरिएशन कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कम भी एवरेज है। अब आप कहेंगे कम ज्यादा कितनी है, वो तो फिर वही सारी हर एक वैल्यू देखते जाए, वो तो नहीं करेंगे, समरी हमें बताना है, इसलिए हमें से बता। चलिए जी, और तो नहीं कोई क्वेश्चन किसी का? पहले रेशो डिस्कस किया, फिर प्रोपोर्शन डिस्कस किया, और फिर परसेंटेज के रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम। तो मैंने आपको स्टार्ट पे भी कहा था कि ये छोटे छोटे वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ चैप्टर्स में, मुख्तलिफ टॉपिक्स में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में बड़े इफेक्टिवली यूज होते हैं। इसलिए आई कैप ने कहा कि अगर आप बच्चों को मैथ हमने पढ़ाना है तो वो चीजें उनको बताएं जो कि हर जगह पर यूज हों। ऐसा ही है ना, ये तो नहीं है कि जी मैथ का सवाल हल करने आते हैं, जवाब हम पीछे से देखते हैं, आंसर ठीक होता है तो चले जी क्या करना जी, पता नहीं क्या करना, आंसर तो ठीक आ गया, लेकिन आपको यूज समझ भी आ रहा है साथ साथ कि जी रेशो का क्या क्या यूज आ रहा है। तो जाहिर है कि आप एक अच्छी डिग्री कर रहे हो, उसमें हर चीज जो आपको होगी उसकी कहीं ना कहीं जाके यूटिलिटी उन्होंने मेंशन की हुई होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां पर करते हैं, जब आपने कुछ वैल्यूज बढ़ी हैं या कम हुई हैं और उनका कंपैरिजन करना कंसर्न हो। मैंने बात कल भी की, फर्ज करें एक दूध है, उसकी कीमत भी बढ़ती है 2-4 रुपए, अंडे की कीमत भी बढ़ गई 2-4 रुपए, फर्ज करें अंडा 4 रुपए का बढ़ेगा तो बहुत है, या 2 रुपए का बढ़ेगा, 1 किलो दूध 2 रुपए का बढ़ेगा तो इतना मैटर नहीं करता। तो क्या करें, कहता परसेंटेज की फॉर्म में बताएं कितने परसेंट कीमत बढ़ी, मतलब कहता हर एक की कीमत को 100 समझ लें, अंडा भी 100 रुपए का, दूध भी 100 रुपए का, अब बेस बराबर हो गई। अभी पढ़कर आए ना, उधर से भी सीवी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़कर आ रहे हैं, कहता बेस बराबर कर लें, अब बताएं कितनी कीमत बढ़ी है। तो ये लफ्ज आ गया परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कि सिर्फ इंक्रीज नहीं बतानी, परसेंटेज फॉर्म में बतानी है कि इफ दिस आइटम प्राइस इज 100 एंड हाउ मच दिस प्राइस इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है ना, इसीलिए अगर आप नोट करें ना तो ये 120% भी आएगी। और आप अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर 120% कैसे, मैं कहा 100 रुपए का आइटम अगर हो और वो 220 रुपए का चले जाए तो कितने इंक्रीज बनी है, 120 ही तो इंक्रीज बनी है ना। ठीक है ना, तो ये नीचे टोटल तो नहीं है ना कि आप कहें जी पार्ट ओवर होल वाले फार्मूले से ये परसेंटेज आई, ये परसेंटेज तो बहुत जगह आ रही है। तो ये आपको बता रही है कि एक्चुअली कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, और साथ उसने ये नोट किया है कि क्या ये 2 रुपए में है या 200 रुपए में है या 2000 रुपए में है। तो ओरिजिनल अमाउंट आप नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे हमें यह समझ आएगी कि अगर ये आइटम 100 रुपए का था अब कितने का हो गया, तो कितने परसेंट उसकी। और यही चीज डिक्रीज में भी कहता है, इफ द प्राइस ऑफ अ लैम्प गोज फ्रॉम 80 to 100, 80 रुपए का मिल रहा था 100 रुपए पे चले गया, कहता परसेंटेज इंक्रीज बताएं। सब लोगों ने कहना 20%, 20% लफ्ज बोलना है। अभी बताया है आइटम अगर 100 रुपए का हो तो 20 रुपए कीमत बढ़ गई, यही कहा आपने कि आइटम 100 रुपए का है तो 80 रुपए का है, तो फिर आपको खुद ही समझ आ गई आपने गलत कहा है, 20% का जो लफ्ज आपने गलत बोला है। आपने कहा अगर आइटम 100 का हो तो 20 रुपए कीमत बढ़ी, आइटम तो 100 का है ही नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई है, 20 की। एक्चुअल कहां से, 100 से नहीं, 80 से। 25% इंक्रीज बनती है ये, ठीक है ना, 25% बनती है। इफ अ 130 लैम्प इज ऑन सेल
फॉर 100, 130 रुपए का लैंप था, वो आपको सेल में 100 रुपए का दे रहा है, कहता कितने परसेंट वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, फिर आपने कहना 30%। फिर आप सोचे इफ द लैंप इज ऑन 100, तब 30 रुपए कम किए, नहीं 100 का तो है ही नहीं, वो तो है ही 130 का है, तो 30 रुपए कम हुए हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 130, 23 रुपए कीमत कम की है, 23% कीमत कम की है, 30 नहीं। इफ 100 लैंप इज ऑन सेल फॉर 70, फाइंड द परसेंट डिक्रीज, ये जरूर आप 30 कह सकते हो। क्यों? अगर 100 का लैंप हो 30, हाँ ठीक है 100 का ही है, कैलकुलेट करके देखें जरा इस फार्मूले को। 30 कीमत कम हुई है, क्योंकि 100 का था 70 पे चले गया है, 100 रुपए से कम हुई है, कट गए 30%, ये ठीक है। तो बताना भी एक्चुअली ये था कि आपको हर जगह पर, दोनों जगह पर 30-30 नजर आया, लेकिन वो 30 130 पे था, तो आप परसेंटेज को डायरेक्टली 30 कहते हैं, वो तो गलत होगी ना। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है, तो ये क्लियर पॉइंट आपको, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्यों फाइंड करते हैं, जब मुख्तलिफ आइटम्स की कंपैरिजन, कोई प्राइसेस का इस तरह की बातें हो और उनकी बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू उनकी डिफरेंट हो। 100 हो तो फिर ठीक है, जैसे आज एग्जांपल में 100 है ना, फिर डायरेक्टली कह दे 30 रुपए कह दें या 30% कह दें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्या है, इफ इट्स प्राइस इज 100 तो है ठीक है, फिर ठीक है, तो देखिए आंसर भी 30% ही आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया एक सेगमेंट। दूसरा है, इसी के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है कि वो वैल्यू इतने परसेंट इंक्रीज करके अब वो वैल्यू हो कितनी गई है, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है फिर समझिएगा। फर्ज करें एक किताब है, वो 80 रुपए की आती थी, दुकानदार ने उसकी कीमत 10 रुपए बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, ऐसा कहना चाहिए। अब कितने की हो गई? 10% बढ़ाई, आपने कहना है 90 रुपए की हो गई। 10% का मतलब क्या है? अगर किताब 100 रुपए की हो तो 10 रुपए बढ़ी है, तो किताब तो 100 की है ही नहीं, वो तो 80 की है, तो 80 का 10% तो 8 बनता है, तो किताब फिर 88 रुपए की बनी। तो क्या करना है? वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, ये मैंने आपको बोला है। अच्छा, मैं बजाय इसके कि आपको ये डायरेक्ट फार्मूला बताऊं, फार्मूले से पहले मैं जरा इसको सेपरेटली सॉल्व भी करूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर इस तरह से नहीं, जिस तरह से आपके ज़हन में है या जिस तरह से आप पहले सॉल्व कर रहे हो वो बताऊंगा, और फिर वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं कर रहे होंगे आप, लेकिन आप उसको जरा लेंथी कर रहे होंगे, उसका फिर शॉर्टकट मैंने बताना आपको। तो पहले तो वो जरा पढ़े ना कि हम क्या लेंथी क्या कर रहे होंगे, और फिर खुद ही समझ आ जाएगी। आप कहेंगे शायद इतना फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं तीसरे या चौथे पार्ट पर पहुंचूंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वाकई जो इस तरह से हम पहले कर रहे थे, इस तरह से तो ये बहुत लेंथी बनना है। तो चलें, सर वाला फिर मेथड ठीक है, यही मैंने आपको समझाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक इज 80, 80 रुपए किसी किताब की कीमत थी। कहता है इसकी प्राइस बताएं इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज इंक्रीज बाय 10%। अगर कहता उसकी 10% कीमत बढ़ जाती है, तो अब जरा उस किताब की कीमत कितनी हो जाएगी ये बताना है। आल्दो आप में से बहुत सारे लोगों ने करके और उसका आंसर भी फाइंड करके, और उनको कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान था, ये क्यों नहीं चल रहा आज, और हमने इसको फाइंड भी कर लिया है, तो दैट्स ओके, मतलब कर लिया होगा, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इसको डिफरेंट वे से करना चाहूंगा। अच्छा जी, इस साइड पे तो मैं वो तरीका लिखूंगा जो आप कर रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस उस किताब की है वो 80, इंक्रीज जो बताई गई है वो परसेंटेज फॉर्म में 10% इंक्रीज का ना उसमें बढ़ी है। वो देखा किताब अगर 100 रुपए की हो तो 10 रुपए बढ़ी है, नहीं नहीं 100 रुपए की तो नहीं, 80 रुपए बढ़ी है, परसेंटेज इंक्रीज ये खुद बताई हुई है 10%। अब आपने कैलकुलेट करना है
इंक्रीज इन प्राइस 10% वो ऑफ 80, वो जी x% ऑफ y जी। मैं कह रहा हूं 10% कीमत बढ़ी किसका जी? 10%, 80 का 10% क्या बनता है? 10%, 10% ऑफ 80, यही है ना? इज इक्वल टू 8। सॉल्व कर लिया ना मैंने। 8 रुपए कीमत बनी। और अब प्राइस आफ्टर इंक्रीज, प्राइस आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू, ओरिजिनल कीमत थी 80 रुपए, 8 रुपए उसकी कीमत बढ़ी और वो 88 रुपए की वो बुक हो गई। बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया? आपने ओरिजिनली 10% ऑफ 80 कैलकुलेट किया। दूसरा स्टेप क्या लें? 8, और फिर उसको ओरिजिनल में 8 जमा करके 88 रुपए कीमत कर दी। बिल्कुल सही है। तो पहले आपने इंक्रीज कैलकुलेट की जो कि 8 बनी, फिर इंक्रीज को ओरिजिनल प्राइस में जमा किया और 88 देके आपने आंसर कर दिया। बिल्कुल सही है। अब जरा मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं दोनों स्टेप, कौन से दो? इंक्रीज अलग कैलकुलेट करना और फिर इंक्रीज ओरिजिनल कीमत में जमा करना, ये दोनों स्टेप आपने एक ही दफा करने हैं। काम शॉर्ट हो गया, 2 से 1 स्टेप पे चले गया। वो कैसे? फर्ज करें मैं ये स्टेप डायरेक्ट करने लगा हूं। क्या थी? प्राइस आफ्टर इंक्रीज कितनी है? ये क्या है? ओरिजिनल। ठीक है जी। प्राइस आफ्टर इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज नहीं कैलकुलेट करनी, उसकी कीमत बतानी। 80 प्लस, अच्छा करना सिर्फ आपने ये है, ये जो 8 आपने कैलकुलेट किया है ना, मैं इसका आंसर नहीं यहां रखना, मैंने इसकी ओरिजिनल कैलकुलेशन यहां रख दी। इसकी ओरिजिनल कैलकुलेशन थी, अगर मैं परसेंटेज सिंबल भी साथ से ही हटा दूं तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.10 बनता है। यानी कि मैंने कैलकुलेशन नहीं रखी, मैंने ओरिजिनल ही वहीं पर रख दिया। 80 इंटू और 10% का मैंने परसेंटेज भी हटा दूं अगर तो 0.10 बनता है। लिटिल बिट मैथमेटिक्स करें। ओरिजिनल 80 कॉमन, यहां क्या बच गया? 1 प्लस यहां क्या बच गया? 0.10। 80 इंटू 1.1, आंसर तो वही आएगा, 88 आएगा। आपने कहना है कि सर उतने के स्टेप तो आपने किए, मैंने आपको समझाने के लिए किए। ठीक, अब शॉर्ट स्टेप क्या है? आप क्या करेंगे? उसने कहा है कि एक किताब 80 की आती है, आप कहेंगे ठीक है 80 की, और बताओ। वो कहता है 10% के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? हाँ जी, कितना बताइएगा? 10% लें। आपने 80 1.1 88 आ गया। किताब 80 की आ रही है, 10% उसकी वैल्यू इंक्रीज की है। आप क्या करेंगे? 80 को इंटू 1 प्लस में ये डायरेक्ट जमा कर लें। मतलब 10% का मतलब कितना था? 0.1, 1 में जमा 1.1 लें जी। जरूर दे दें, कैलकुलेटर पकड़े, आंसर आ गया। आपको अलहदा से कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं रही। वैल्यू आफ्टर इंक्रीज कहता जी 15% के बाद कितनी वैल्यू होगी? बोलिएगा 15%। ये ले, कहता 10% कम कर दें तो फिर 1 माइनस कर दें। सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज होता है ये काम कि जी शेयर इतने का था, अगले साल उसकी कीमत 3% डाउन चलेगी, कितने का रह गया? 0.97 से मल्टीप्लाई कर दें। जरूर शेयर की कीमत पहले निकालें, फिर उसका 3% करें, फिर उसे माइनस करें और उसके बाद बताएं। सीधे ही कर दें। जो कीमत है 500 रुपए का शेयर है, 3% उसकी कीमत कम हो गई है, 0.97 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3% कीमत उसकी बढ़ गई है, मजीद बढ़ गई है, तो 1.03 के साथ ज़रब कर दें। तो क्या बता रहा हूं? वैल्यू आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज का फार्मूला समझाया मैंने। क्या है कि कोई भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी हो आफ्टर परसेंटेज इंक्रीज, क्या करें? कहता ओरिजिनल कीमत लिख रहे हैं उसकी। ओके, फिर
1, अगर इंक्रीज है तो प्लस कर दे उतने परसेंट, और अगर डिक्रीज है तो उतने परसेंट नेगेटिव कर दे। बड़े आसान हो गया अब आपके पास कि जी इतने 800 रुपए का शेयर था, 3% कीमत बढ़ गई, जरूर 800 का 3% निकालना, फिर उसमें जमा करना, 800 को सीधा 1.03 से सिर्फ दे दे, पता चल जाएगा। अब देखें ये क्वेश्चन कितने आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। कहता है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक इज 80, फाइंड इट्स प्राइस if the price of the book increased by 10, ये भला हो जाएगा 100। न्यू प्राइस इज इक्वल टू 80 which is the original 1 प्लस 88, सीधा ही। अच्छा अगला पढ़ते हैं। कहता है इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट मंथ एंड देन 8% ड्यूरिंग द सेकंड मंथ। 18% नहीं करना क्या? 18% दोनों ऐसा तो नहीं है, फिर क्या करें? पहले ये सॉल्व करें। 80 की कीमत थी, 10% बढ़ गई, ये समझ ले ऐसे बना लेना इसको, ये ओरिजिनल था, 10% कीमत बढ़ी तो ये बन गया। 88 ना लिखें, इसको ऐसे रहने दें, वैसे तो 88 बन गई है। अब जो अगले मंथ 8% उसकी कीमत बढ़ी है, अब किताब हो कितने की गई है 10 के बाद? 80 की नहीं, 88 रुपए की हो गई है। एक महीना पहले वो 80 की थी, 10% बढ़ी है, कहते हैं ना पेट्रोल बढ़ गया, फिर उससे आगे बढ़ेगा ना, 10% बढ़ा है, 88 का हो गया है, कहते अगले माह फिर बढ़ गया, अब 8%। किसका 8%? 88 का 8%, 80 का नहीं। अब ये आपके लिए हो गया क्या? ओरिजिनल। ओके, 1 प्लस कितना जी? 0.08। तो फिर आसान सा नहीं फार्मूला बन गया। ओरिजिनल लिखा आपने, एक दफा 10% बढ़ानी है, दूसरी इसको ओरिजिनल समझ लिया, दूसरी दफा कितना जी? 8%। सॉल्व कर दे। आप वैसे करके देखें, पहले 10% बढ़ाए 88 बनेगा, 88 का 8% कैलकुलेट करके उसमें 88 में जमा कर दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एक सिस्टमैटिकली चलते जाए। क्या सिस्टमैटिकली चलना है जी आपने? सिस्टमैटिकली ये चलना है कि यहां से आपने स्टार्ट लिया है, यहां पर ये थी ओरिजिनल 80, पहली इंक्रीज एक माह के बाद आई 10%, वो आपको फार्मूला आ चुका है 10%। अब दूसरे माह के बाद फिर इंक्रीज हुई 8%, अब इसका 8% और बढ़ाएं, ये ओरिजिनल और इसका 8%, यानी कि जो इंक्रीज करता जाएगा आप साथ साथ लगाते जाएं, एट द एंड एक ही दफा पर सॉल्व कर दें। न्यू प्राइस 80 इज द ओरिजिनल, पहली इंक्रीज 10%, दूसरी इंक्रीज 8%। ये जो इंक्रीज आई है ये 80 पर आई है, और ये जो 8% की इंक्रीज आई है ये इस पर आई है। बिल्कुल ठीक है, 95 की बुक हो गई है। इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 10% फॉर 3 months, पहले माह 10, दूसरे माह फिर 10, तीसरे माह फिर 10, पहली दफा 10, फिर 10, फिर 10, तो ये ऐसे भी कर सकते थे या ऐसा कर देते, एक ही बात है ना। यही चीज अगर रिपीटेडली हो रही हो तो उसकी पावर लिख देते हैं। ये अब बिजनेस में बताऊं क्या होता है कि जी उस शख्स को हर साल 3% प्रॉफिट हो रहा था, 50 साल के बाद उसकी रकम कितनी हो जाएगी? कितने परसेंट उसकी कीमत बढ़ रही है? फर्ज करें ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ 3%। ओके, 50 साल के बाद, क्योंकि हर साल 3% है ना, तो करें जरा कैलकुलेट, पहले 88, फिर 3% जमा, फिर अगली 50 साल तक जाना है। क्वाइट इजी कि जो इंक्रीज है आप उसका फैक्टर 7 लगाते जाएं, अगर वो सेम है तो 7 बार बार लिखने की बजाय ये भी 101010 आ जाएगा, जितनी दफा होनी उतना उसकी पावर में लिखना, पावर में लिख दिया, 106 रुपए की किताब हो जाएगी। इफ इट्स प्राइस increase by 10% during the first and then decrease by 10% during the second। अच्छा, सबने कहना जी 80 रुपए हो गए, क्यों? पहले 10% बढ़ी, फिर अगले साल 10% सर कम नहीं हो गई। ठीक है, जब 10% बढ़ी है, किस पर 10% बढ़ी है? 80 का 10%, 8, 88 रुपए की किताब हो गई।
अब 10% कम होनी है, किताब की कीमत कितनी 80 है, 88 है, 8.8 कम होनी है, तो किताब 70 की 80 की नहीं रहेगी, ठीक है ना। 8 रुपए बढ़ी थी और कम 8.8 हुई है, 79.20 की बुक रह गई है, 80 पर एक दफा बढ़ी है, वो यहां तक आ गई। अब यह है किताब की ओरिजिनल कीमत 88 रुपए, 88 रुपए में 10% की कमी कर दें, 79.20 की किताब आएगी। हाँ जी, ठीक है ये चीजें। अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछे। दो चीजें बताई कि परसेंटेज फॉर्म में इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करना और परसेंटेज इंक्रीज करके वो वैल्यू हो कितनी गई है वो कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट करना। फर्ज करें, अच्छा मैं आपसे ऐसे ही एक क्वेश्चन करता हूं, आपको घर से लाइक पॉकेट मनी मिलती है 5,000 रुपए, आपके पेरेंट्स अब कहते हैं कि हम आपको आपके खर्च के लिए एक्सपेंस के लिए देंगे। अब आप आगे सीए में, आपके अब फादर कहते हैं कि अच्छा, अब आप डिमांड करते हो अपने अब्बू से, आपके अब्बू से डिमांड करते हो कि अब्बू आप जरा मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दें। आपके अब्बू कहते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं कि पहला साल जो होगा, जब 5,000 रुपया मैं आपको दे रहा हूं ना, जब एक साल तुम गुजार लोगे अपने सीए का, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी 10% इंक्रीज कर दूंगा, और अगला जो साल होगा इस दौरान मैं आपकी पॉकेट मनी 5% इंक्रीज करूंगा। ये दो आपके फादर ने आपको कहा, पहले साल के बाद 10%, अगले साल के बाद फिर इंक्रीज। कहता जी अब क्या इतनी क्या करनी, अगले साल में 5% कर। आपकी मदर कहते हैं नहीं नहीं ये फजूल खर्ची करेगा, आप ऐसा करें ना 5% पहले साल बढ़ाएं और 10% जो है वो फिर अगले साल 10 कर दीजिएगा। आपको अगर मैं ये कहूं, ये नहीं कि टोटल, किस स्कीम, आपके फादर की स्कीम के साथ चले या आपकी मदर की स्कीम के साथ चले, तो 2 साल के बाद आपकी पॉकेट मनी किस स्कीम से ज्यादा होगी। आपके फादर ने जो आपको ऑप्शन दी पहले 10 और फिर 5, या आपकी मदर पहले 5 और फिर 10, आपकी पॉकेट मनी ज्यादा 2 साल के बाद आप ज्यादा पॉकेट मनी ले रहे होगे अगर आप फादर की स्कीम को अडॉप्ट करते हो या मदर की स्कीम को अडॉप्ट करते हो। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, फिर आप अपने फादर को या मदर को कह दीजिएगा। वैसे औलाद को ना फर्माबरदार होना चाहिए। आप कहें अबू आपकी मर्जी, अम्मी की बात मान लें, अपनी बात, मैं बिल्कुल राजी, मैं तो आपका बड़ा फर्माबरदार बेटा हूं, आप जो बात कहेंगे। लेकिन रीजन आपकी फर्माबरदारी की नहीं है, आपने कैलकुलेशन की और आपको पता चला दोनों एक ही आंसर दे रहे हैं। चाहे आप फादर की बात मान लें, 2 साल के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल अमाउंट कितनी आपको ज्यादा मिलेगी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं 2 साल के बाद आप किस स्कीम के तहत पॉकेट मनी ज्यादा ले लें। फर्ज करें आपका फादर जो है, उनकी जो स्कीम है उसके मुताबिक आपको 5,000 रुपए आप ले रहे हैं, 1 साल के बाद 10% उन्होंने आपसे कहा कि मैं आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज करता हूं, ठीक है। अब 1 साल के बाद आपकी पॉकेट मनी इतनी होगी होगी ना। अब दूसरा साल आ गया, अब आपने अब्बू ने कहा था जितनी तुम्हारी पॉकेट मनी होगी ना 10% के बाद, मैं उसमें से 5% फिर बढ़ा दूंगा। ये जी, तो 2 साल के बाद आप अपने पेरेंट्स से इतनी पॉकेट मनी ले रहे हो। ये तो आपके पास है फादर की आपके ऑप्शन। अब जरा मदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो आपकी जो मदर की ऑप्शन है उसके तहत 5,000 रुपए तो आपकी पॉकेट मनी चल ही रही थी, आपकी मदर ने कहा था नहीं नहीं 5%, तो मदर के मुताबिक आपकी पॉकेट मनी ये होगी 5% इंक्रीज के बाद। अगला साल आ गया, अब मदर ने कहा था 10% ले लेना, ठीक है तो 10% ले लेते हैं। क्या फर्क हो गया इस कैलकुलेशन में और इस कैलकुलेशन में? कोई फर्क नहीं है।
टोटल अमाउंट की, टोटल पॉकेट मनी की बात नहीं कर रहा इस वक्त, सिर्फ ये बात कर रहा हूं आफ्टर 2 years किस फादर की बात मानी तो ज्यादा आपकी पर ईयर पॉकेट मतलब पॉकेट मनी की उस वक्त वैल्यू बढ़ चुकी होगी, मदर की बात मानी तो सेम। इसलिए आपने कहा था वो आपकी मर्जी, अब वालदैन भी खुश हो जाएंगे। ये ना हो कि आपके फादर को भी पता हो तो कहता तो बड़ा चलाक ना बन, मैंने पता दोनों ना सेम ही है ऐसा ही है, ऐसा ही है तो सेम है। चाहे आप, जो कि मल्टीप्लीकेशन है ना, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को ए से, आंसर तो एक ही आता है ना। क्यूमुटेटिव लॉ बोलते हैं ना इसको, तो मल्टीप्लीकेशन क्यूमुटेटिव लॉ को फॉलो कर रही होती है। ए को बी से कर ले मल्टीप्लाई या बी को ए से कर ले तो आंसर सेम आता है। ठीक है जी, चले। अच्छा, ये जो आपसे मैंने इंक्रीज और डिक्रीज की बातें की कि वैल्यू आफ्टर, दो चीजें मैंने आपसे की। परसेंटेज इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल इंक्रीज ओवर द ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। और दूसरी बात की मैंने वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज भी फाइंड करनी और ओरिजिनल वैल्यू को इंक्रीज भी करना। ये बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस होती है चीजें, ये सारा कुछ यही है। अगर कोई दुकानदार 100 रुपए की आइटम खरीद के लाता है या 80 रुपए की आइटम खरीद के लाएगा, फर्ज करें आपसे पूछता है, आप उसकी शॉप पे जाते हो, उसको कहता है भाजी आप पढ़े लिखे लगते हो, मैंने अपने लिए एक असूल तय कर लिया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 10% मैंने अपना प्रॉफिट कमाना है, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। तो मुझे बता सकते हैं मैं 80 रुपए का आइटम लेकर आया हूं, मैं बेचना चाहता हूं लेकिन चाहता हूं मुझे मिले सिर्फ 10%, तो मैं कितने का सेल करूं, इसको बेचूं। यानी कि वो कह रहा है कि 80 रुपए की कीमत मुझे बढ़ानी है, बस इतनी की बढ़ानी है कि वो 10% बढ़े, जो बढ़ेगी वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 80 की खरीद के लाया ना वो, तो 80 रुपए का 10% बढ़ाना है, 88 रुपए की वो बेचेगा, तब जाके उसका 10%। क्यों 80 को 10% इंक्रीज किया तो 88, उसे कहेंगे भाई 88 रुपए कीमत लगा दो इसके ऊपर, 10% प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा। वैल्यू आफ्टर इंक्रीज कहां इंप्लीमेंट किया, जो खरीद के लाया वो ओरिजिनल कीमत, जो बेचा वो वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, जो कमाया वो प्रॉफिट परसेंट। इसलिए पढ़ाया था। चलें अब जरा हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अब आसान है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपने खुद ही कर लेने हैं क्योंकि इसमें या फार्मूला लगना है इंक्रीज का या डिक्रीज का, बस वो आपको आते हैं। मैं पढ़ देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन द सेल प्राइस। अच्छा, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये दुकानदार के रेफरेंस से हो रही है। भाई आप कस्टमर हो ना, आप खरीदार हो, आपने खरीदी चीज खरीद ली, आपके लिए तो प्रॉफिट कोई मायने नहीं ना रखेगा, आपने कौन सा जाके आगे बेचनी है। हाँ, आप दुकानदार हो, आप होलसेल डीलर से खरीद के लाए हो, आपने अपनी शॉप पर रख के बेचनी है, तो फिर तो आपके लिए सेल प्राइस मैटर करेगी ना। तो लेकिन अगर आप कंज्यूमर हो तो नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये उन चीजों के रेफरेंस से, दुकानदार के रेफरेंस से बात होने लगी है। व्हेन द सेल प्राइस, जितने का वो बेच रहा है, ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो जाएगा उसे। इट इज सेड टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट, यस सबको पता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस जितने का बेचा एंड द कॉस्ट प्राइस, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। इसे कहते हैं ना सेल माइनस कॉस्ट। 88 की बेची, 80 की लेकर आया था, दोनों को माइनस किया, 8 रुपए उसका प्रॉफिट है। एंड व्हेन सेल प्राइस is less than the cost price, then it is loss, and this is the difference between the cost and the sale is the loss. भाई 80 के लेकर आया था, नहीं बिक रही थी, उसने कहा यार ये कोई कोई किताब है, ये अगले सीजन में ये चेंज हो जानी है, अगर मैंने ना बेची तो ये फिर रह जानी है। उसने कहा चलो यार नुकसान ही है ना, थोड़ा सा 50 की बेच दो, निकाल लो सही इसको। ऐसा नहीं कहते दुकानदार, निकाल दो यार, कॉस्ट से भी नीचे करके नुकसान ही सही ना, निकाल दो। तो सेल और कॉस्ट के, तो फिर प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या बनी, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो प्रॉफिट, तो लॉस की क्या बनी, सेल में से कॉस्ट को, कॉस्ट में से सेल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट बड़ी होती है ना, सेल कम होती है, तो ये लॉस हो गया। तो ये मैंने प्रॉफिट और लॉस की आपसे बातें कर दी। कहता जी अगर परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट बताना हो, मतलब जी अगर 100 रुपए का आइटम खरीदा है तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो ये फार्मूला जरा नोट कीजिएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला लिखा हुआ मैंने, परसेंटेज इंक्रीज का। कैसे, ये था उसका कॉस्ट,
ये था उसकी सेल, 80 रुपए का आइटम खरीदा था, 88 रुपए का उसने बेचा है, कितना, 8 रुपए कमाया ना, तो जो 8 रुपए है वो क्या है उसका प्रॉफिट, 8% नहीं, 8 रुपए उसका प्रॉफिट है। मैं कहूंगा इसको परसेंटेज में बताओ, एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई, 8, कहां से, 80 से, ज़रब 100, आ गया ना 10%, 10%। तो फिर परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, जो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला है, एक्चुअल इंक्रीज ओवर ओरिजिनल इनटू 100। अब चूंकि उसने कह दिया इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट है, तो यहाँ इंक्रीज की बजाय प्रॉफिट लिखते, प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, सेल माइनस कॉस्ट, तो ये हो गया एस माइनस सी, ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। क्या फार्मूला देगा, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। बस इस तरह के क्वेश्चन आने हैं कि एक दुकानदार ने एक चीज 1500 की लेकर आया था, 1610 रुपए की बेच दी, प्रॉफिट हुआ 110 का, कहता कितने परसेंट हुआ है, 110 का प्रॉफिट हुआ 1500 के ऊपर, तो बता दिया जाएगा कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एक्चुअल इंक्रीज ओवर द ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां जो एक्चुअल इंक्रीज है 1500 और 1610 का, वो उसका हो गया अब लफ्ज एक्चुअल प्रॉफिट, एस माइनस सी प्रॉफिट ओवर द ओरिजिनल, यानी कि कितने की खरीदी, कॉस्ट इनटू 100। यही फिर परसेंटेज लॉस के लिए भी हो गया, एक्चुअल लॉस ओवर द ओरिजिनल इनटू 100। तो एक हो गया परसेंटेज इंक्रीज, वो हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। दूसरा था परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि अगर वो लेकर आता है 1500 का आइटम नहीं बिक रहा, वो 1300 का बेच रहा, नुकसान होगा ना कितना, 200 रुपयों का हुआ है। वो कहता है कितने परसेंट हुआ है ये बताओ, तो 200 रुपयों का नुकसान हुआ है उसका, कहां से, 1300 से नहीं, 1500 से, ज़रब 100 परसेंटेज की फॉर्म में बता दिया, ये इसका परसेंटेज लॉस आ गया। ये तो आपको बहुत कॉमनली यूज करने पड़ने हैं कि जी फर्म था, उसका इतनी कॉस्ट थी, इतनी प्रॉफिट था, बताएं जी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, फलां को कितने परसेंट लॉस हुआ, परसेंटेज फॉर्म में बताना है, ताकि पता चले 100 में 100 रुपए की चीज थी, कितने ज्यादा बेची कितनी कम बेची उसने। ये तो था एक। अच्छा, उसके बाद हमने फार्मूले पढ़े परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के। अब यहां पर आप समझ लें ओरिजिनल, और ये समझ लें वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, जो पढ़ाया था। अगर मैं उसी फार्मूले को फॉलो करूं तो उसके मुताबिक, अब ओरिजिनल से मतलब है दुकानदार कितने की खरीद के लाया मंडी से, उसने R% अपना बीच में प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ था, वो कहता कितने की बेचूं, कितने की बेचूं, हम कहेंगे जितने की तुम खरीद के लाए थे, जितना तुम प्रॉफिट लेना चाहते हो उतने परसेंट इंक्रीज करके बेच दो। तो फिर सेल प्राइस क्या कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे ओरिजिनल जितने की खरीद के लाई है 1 प्लस कितना प्रॉफिट रखना है, R% रखना है, R% प्रॉफिट। ये तो वही फार्मूला नहीं है। तो सेल कीमत क्या होती है किसी आइटम की, वो परसेंटेज इंक्रीज कर दी जाती है कॉस्ट प्राइस को, कितने परसेंट, जितने परसेंट प्रॉफिट लेना हो। तो ये देखिए फार्मूला बन गया, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस R%, और R क्या चीज है, रेट ऑफ प्रॉफिट इन परसेंट। और अगर लॉस हो जाए तो कम हो गई कीमत, उतने परसेंट कम कर दें, किसको, ओरिजिनल को, ओरिजिनल का मतलब कॉस्ट। तो ये दो फार्मूले जो आपने पढ़े थे, परसेंटेज इंक्रीज और वैल्यू आफ्टर डिक्रीज, तो ये बता रहा है कि अगर प्रॉफिट हो तो फिर सेल कीमत कैसे निकालते हैं, C इंटू 1 प्लस R, और R क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट। और अगर लॉस हो जाए तो फिर सेल कीमत किसी आइटम की कैसे निकालते हैं, वो कहता है कॉस्ट इंटू 1 माइनस R%। ये दो चीजें, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, और ये दो चीजें कि सेल कीमत अगर किसी आइटम की निकालनी हो और प्रॉफिट हो रहा हो इतने परसेंट, तो कैसे लिखते हैं। अब मैंने कहा था ना कि ये दो चीजें समझ आ गई, ये परसेंटेज इंक्रीज के फार्मूले हैं, ये वैल्यू आफ्टर इंक्रीज के फार्मूले हैं। क्वेश्चन है, अ रिटेलर बाइज अ माइक्रोवेव, उसने खरीदा 4500 का, फॉर हाउ मच शुड ही सेल, कितने का बेचे, सो दैट
देयर इज अ गेन ऑफ 8%, उसे 8% प्रॉफिट। कहता 4500 का खरीद के लाया है, वो चाहता है यार मुझे 8% प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो देख कितने का बेचूंगा तो मुझे 8% मिलेगा। क्या पूछ रहा है आपको? सेल प्राइस पूछ रहा है। तो ये 4500 क्या है? कॉस्ट प्राइस। कितने का खरीद के लाया ना, बाय किया उसने, खरीदा है 4500 का उसने खरीदा है, 8% वो अपना प्रॉफिट लेना चाहता है। कहता जी कितने का बेचूं? तो ये फार्मूला लग जाएगा ये वाला, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल, उसको 8% इंक्रीज कर दें, जितना परसेंट प्रॉफिट लेना है, जितने परसेंट उसने प्रॉफिट लेना है। तो 4860 को अगर वो सेल करता है तो देन हम कह सकते हैं कि भाई तुम 4500 का लेकर आए हो, 8% अपना प्रॉफिट रखना चाहते हो, तो फिर आप 4860 रुपए का बेच दो। देखिए ये जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना, उन्होंने अपना ना प्रॉफिट मार्जिन फर्ज करें फिक्स किया हो, हर आइटम पे 10 रुपए का 10% प्रॉफिट उन्होंने अपना लेना है हर आइटम के ऊपर। तो मेरा तो ख्याल है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये काम करें कि एक छोटा सा फार्मूला बना लें कि इधर हम कॉस्ट रखेंगे, इधर हम कॉस्ट रखेंगे, और उसको हम 1.1 से जरूरत देके उसकी सेल प्राइस लगाते जाएंगे। अगर ये कंप्यूटर पे, ये छोटी सी तो कैलकुलेशन है, अगर कंप्यूटर पे रखे होगे 1500 आइटम 1600 आइटम की कॉस्ट इधर डाल दी, उसने 1.1 इंक्रीज किया, कह लीजिए प्राइस टैग लगा दे, ऐसे लगते हैं। ये नहीं कि केले केले कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा इसके ऊपर इतनी कीमत लगा दो, इसके ऊपर इतनी कीमत लगा दो, इसके ऊपर इतनी। वो एक फार्मूला देता है कंप्यूटर्स पे, वो पैचेस नहीं स्टिकर से निकलते हैं, वो आपको आपके आईटी की टीचर से जाएंगे, वो उसके ऊपर बार कोड भी लगा हुआ होता है, सारा कुछ होता है। वो एक फार्मूला लगाते हैं, कहते हैं 7%, चले सबको 7%। हाँ जी, क्लियर पॉइंट। खालिद सोल्ड 2 स्कूटर्स, बेचे उसने 9900 ईच, 9900 रुपए के 2 स्कूटर बेचे ईच, हर एक, यानी कि एक 9900 और दूसरा भी 9900 ही उसने बेचा। एट 1 स्कूटर ही गेन 10%, बेचा उसने 9900 का है और उसे उससे 10% प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%, दूसरा भी उसने बेचा तो उतने का ही था, लेकिन उसे 10% नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि पहला स्कूटर उसने 9900 से कम कीमत का खरीदा होगा, जिसको 9900 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ। दूसरा स्कूटर उसने 9900 से ज्यादा कीमत का खरीदा होगा, क्योंकि वो जब 9900 का सेल हुआ है तो 10% लॉस भी हुआ है। कहता फाइंड हिज गेन और लॉस इन परसेंटेज इन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब दोनों को, दो डील की ना उसने, 2 स्कूटर बेचे हैं। कहता जी मिल मिला के बताएं कि उसको एज अ होल, ट्रांजैक्शन का मतलब कि दोनों जो उसने चीजें बेची हैं, अब उसको नेट शेल क्या हुआ है। कहेंगे जी बराबर। बराबर कैसे? सारे एक में 10% प्रॉफिट हुआ है, एक में से 10% नुकसान हुआ है। 10% लफज बोल रहे हैं। अगर 100 का खरीदा हो तो फिर तो ठीक है, तो क्या स्कूटर 100 के हैं? क्या स्कूटर दोनों सेम कीमत के खरीदते हैं? नहीं, तो फिर ये ठीक नहीं है। अब आपको क्या करना है, दोनों स्कूटर की सेल प्राइस तो आपको मालूम है, दोनों स्कूटर की सेल प्राइस 9900 ईच, दोनों स्कूटर की सेल प्राइस का आपको पता है कि वो 9900 ईच के आते हैं। अब आपको चाहिए दोनों स्कूटर की कीमतें खरीद। हम क्या करेंगे, दोनों स्कूटर की कॉस्ट प्राइस जमा कर लेंगे, दोनों स्कूटर की सेल प्राइस जमा करेंगे, देखेंगे कौन ज्यादा है। अगर सेल प्राइस ज्यादा बनगी दोनों स्कूटर की, तो फिर प्रॉफिट, उसने भी यही पूछा, टोटल बताना नेट शेल। अब आपको पहले स्कूटर की कॉस्ट नहीं पता, ठीक है नहीं पता, क्या क्या पता है? सेल प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है 10%, कॉस्ट नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हमारे पास इक्वेशन है तो सही, इस दफा कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और क्या करेंगे। कितना जी 10। सेल कीमत पता है 9900 फर्स्ट स्कूटर की, कॉस्ट कीमत नहीं पता, तो कॉस्ट कीमत कैसे आ गई 1.5, तो कॉस्ट आ गई। यानी कि सेल और कॉस्ट आपस में रिलेट कर रहे हैं। सेल पता हुई तो कॉस्ट निकाल दें, कॉस्ट पता तो सेल निकाल लें। मैंने फर्स्ट स्कूटर की बात की, 9900 उसकी सेल कीमत है, कॉस्ट मालूम करनी है, प्रॉफिट है 10%। मेरे पास एक ही तो इक्वेशन है, दिस वन, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 प्लस, चूंकि प्रॉफिट हो रहा है,
जब आप इस 9900 को डिवाइड करेंगे 1.1 पे तो आंसर आ जाएगा 9000। तो पहला स्कूटर उसने 9000 का खरीदा था, 9900 का बेचा। आप कैलकुलेट करें परसेंटेज फॉर्म में तो उसका 10% प्रॉफिट बनता है। तो पहला स्कूटर उसने 9000 का खरीदा था, जो कि उसने 9900 का बेचा है, जिसकी वजह से उसे 10% प्रॉफिट मिला है। अब जरा दूसरे स्कूटर की बात करते हैं। फार्मूला यही लगेगा, सेल प्राइस दी हुई है, कॉस्ट मालूम करनी है, लेकिन इस दफा लॉस हुआ है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लॉस वाला, ये लगेगा ना फार्मूला, क्योंकि लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हो तो प्लस, तो सेल प्राइस 9900, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, लॉस की वजह से 10% तो 0.9। दूसरा स्कूटर उसने खरीदा 11000 का था, बेचा 9900 का, कम कीमत में बेचा ना, आप कैलकुलेट करके देख लें तो 10% लॉस ही बनता है। अब एक स्कूटर उसने 9000 का खरीदा, एक 11000 का, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू स्कूटर्स, एक की और दूसरे की 20,000। टोटल सेल प्राइस ऑफ टू स्कूटर्स, दोनों एक ही कीमत में बेचे हैं, 19,000, 200 रुपया कम हुआ उसका, 200 रुपया कम पर बिके हैं। 20,000 के खरीदे थे दोनों, दोनों उसने 19,800 के बेचे, तो 200 रुपया लॉस हो गया। परसेंटेज फॉर्म में बताना है, 200 रुपया लॉस हुआ है उसका, क्योंकि कॉस्ट उसकी थी 20, बेचे उसने 19,800 में है, लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बनी थी, किस पर लॉस हुआ जी, 20,000 पे, तो 1% उसको लॉस हुआ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, भाई 10% गेन है 10% लॉस है, ये सोचते नहीं है कि मतलब क्या है। क्या दोनों स्कूटर जो हैं वो एक ही कीमत पर खरीदे थे, फिर तो ठीक है भाई, दोनों स्कूटर जब कीमत निकाली, एक 9000 में था, एक 11। अच्छा, जो प्रॉफिट हुआ है वो 9000 पर हुआ है, 10%, तो प्रॉफिट तो उसको हुआ 900। जो लॉस हुआ है 10%, वो 11000 का लॉस, 11000 पर 10% लॉस हुआ है, वो हुआ 1100। तो 900 और 1100, 200 का यही तो डिफरेंस यहाँ पर निकला है, ठीक है ना। तो ये जिनको तो ये चीजें, वरना लोग कहते रहते ये पता नहीं क्या चलता, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं कहता हूँ सीक्वेंस में चले ना, चीजें समझेंगे, आपके ये अकाउंट अकाउंट की जिंदगी आसान हो जाएगी कम से कम, वरना खपते रहेंगे इन परसेंटेजेस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपने मुझसे करना, एनीवन एल्स? अच्छा जी, अक्सर हम, जैसे आजकल भी है, मैं जरा एक सिनेरियो बना देता हूं, लिख देते हैं हम। दुकान वाला, स्टोर वाला होलसेल मार्केट से कोई चीज खरीद के लाता है, कॉस्ट प्राइस, फिर वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर उसने डिसाइड किया होता है। प्रॉफिट ये नहीं होता मैंने 50 रुपए लेना है, 5 लाख की चीज खरीदी है 50 रुपए लेना है, एक चीज 5 रुपए की खरीदी है 50 रुपए लेना है। हाँ, वो कहते हैं 10% लेना है, फिर ठीक है, फिर उसको हम बना देंगे। 8% इंक्रीज करता है तो उसकी सेल कीमत बन जाती है, ठीक, और उस दुकानदार ने बेच दी। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं कि वो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब जो वो खरीद के लाते हैं आइटम, खरीद के जो लाते हैं आइटम, ला के ना उसके ऊपर प्राइस स्टिकर लगाते हैं, कीमतें फरोख्त लगाते हैं, जितने भी 5000, 6000, 4000 जो भी, उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, जो उसके ऊपर मार्क की होती है, स्टिकर लगा ना, प्राइस स्टिकर। और अगर उसी कीमत पे बेचते हैं, वही मार्क प्राइस सेल प्राइस बन जाती है। भाई 3000 लिखा, ऊपर लिखा फिक्स प्राइस, 3000 का बेचना, लिखा भी 3 का, देते भी 3 का है, तो वही मार्क प्राइस सेल प्राइस बनती है। लेकिन अगर वो कहें जी हम आपको डिस्काउंट देंगे, होता है ना 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, ऐसे करके, वो क्या जो डिस्काउंट आपको देंगे, वो जितने का आइटम खरीदा हुआ है उस पर देंगे या जितने का लिखा हुआ है उस पर देंगे, जहां उसने कीमत जितनी लिखी हुई है उस पर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मार्क प्राइस को फिर क्या करेंगे, D%
जो रेट ऑफ डिस्काउंट है 30% डिस्काउंट देना है, मार्क प्राइस को कम करेंगे आप कितने परसेंट, जितने परसेंट उन्होंने डिस्काउंट आपको देना है, और फिर वो आप सेल करेंगे। मार्क प्राइस जो उसकी कीमत लिखी हुई है, जितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है उतने परसेंट उसकी वैल्यू को, कीमत को डिक्रीज करेंगे और आपको आइटम जो है वो सेल आउट करेंगे। अब डायरेक्ट कॉस्ट सेल पर नहीं पहुंचेंगे आप, कॉस्ट प्राइस से वो जाएंगे मार्क प्राइस पे। अगर डिस्काउंट नहीं है यही सेल प्राइस बन जाएगी। अगर बीच में डिस्काउंट आ गई तो आप कहेंगे जब वो जो मार्क प्राइस है उसको इतने परसेंट वो कम करेंगे तब जाके कहीं सेल प्राइस बनेगी। फार्मूला फिर वही है। अगर मैं कहूं कि मार्क प्राइस और सेल प्राइस ये किस तरह से आपस में लिंक अप हैं, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस को D% डिक्रीज कर दें तो सेल प्राइस बनती है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क जो प्राइस होती है उसे D% डिक्रीज करेंगे तो सेल प्राइस बनेगी। तो मार्क प्राइस सेल प्राइस के साथ ऐसे लिंक है। और एक सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन भी दिया हुआ है, प्रॉफिट की फॉर्म में क्या होगा और लॉस की फॉर्म में क्या होगा। सेकंड, मार्क प्राइस और सेल प्राइस का रिलेशन भी दिया हुआ है। किसी तरह से भी ये जो कॉस्ट प्राइस है ये डायरेक्ट सेल प्राइस से तो रिलेटेड है, लेकिन देखेंगे कि ये मार्क प्राइस बीच में आ गई है, इसको कैसे डील करना। तो पहले तो जरा पढ़ ले, मैंने आपको मार्क प्राइस एक्चुअली समझाई है कि ये मार्क प्राइस जो है ये किस बला का नाम, लिस्ट प्राइस कह दें, प्राइस स्टिकर कह दें। खरीदने जाते हैं जो शर्ट के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ होता है वो उसकी मार्क प्राइस होती है। कहता डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज अ सर्टेन परसेंटेज, यही होता है ना, इतने परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज ऑन द, इस प्राइस पे, मार्क प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। 80 रुपए का खरीद के लाए, कहता है 10 रुपए आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, उसका उसका दिमाग खराब है। 80 रुपए का खरीद के लाए और 10% डिस्काउंट करके कहता बिक तो गई ना चीज, नुकसान में नहीं। 80 रुपए की चीज खरीद के लाए, ऊपर उसके 120 लिख दे, 10% डिस्काउंट दे दे, प्रॉफिट हुआ ना उसको। यस, तो जो डिस्काउंट होता है वो कुछ परसेंटेज होती है, लेकिन किसकी परसेंटेज होती है, वो मार्क प्राइस की परसेंटेज होती है जो उसके ऊपर प्राइस टिकर लगा हुआ होता है। वेयर एज प्रॉफिट और लॉस इज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। भाई प्रॉफिट और लॉस कितने परसेंट हुआ, कितने का खरीदा था, वो तो उसी पर आएगा ना। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है। मैं कहता हूं ना कितने परसेंट, 30%, कितना बना 30%, फर्ज करें 200 रुपया, 200 रुपए का आइटम था, 30% डिस्काउंट थी 60 रुपए, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये 60 है, रेट ऑफ डिस्काउंट ये परसेंटेज में 30% है। फर्क है ना दोनों में, समझ गए। अमाउंट कितना बना, मतलब कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो भाई, 30% दे रहा हूं सर। अच्छा, ये 200 का आइटम है, कितनी बनती है, 60 रुपए आपकी डिस्काउंट बनती है। तो ये है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। D% के हिसाब से मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा। 200 रुपए का आइटम है, 30% आपको डिस्काउंट दी जा रही है, फर्ज करें, तो 60 रुपए आपका डिस्काउंट बनता है, यानी कि 140 का आपको बेचेगा ना 200 का जो है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कहता अच्छा, अब जरा आप जो मार्केट प्राइस लिखी हुई है इसको D% कम कर दो, परसेंटेज की फॉर्म में कम कर दो, और जो कीमत आएगी उसे क्या बोलेंगे, सेल प्राइस। मार्क प्राइस को D% कम करेंगे, डिस्काउंट जो देना है, और जो कीमत पड़ेगी उसको सेल प्राइस। यानी कि आप समझ लें, अगर मैं इसको लिख दूं, अगर सेल और कॉस्ट इस तरह से रिलेटेड है, सेल और कॉस्ट इस तरह से रिलेटेड है, और जो आपके पास है मार्क प्राइस और सेल प्राइस वो इस तरह से रिलेटेड है।
किसी तरह से भी मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के साथ डायरेक्टली किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं आ रही है, ना आ रही, नहीं आ रही किसी भी एक्सप्रेशन में मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं आ रही। तो फिर क्या करेंगे अगर इस तरह का इशू आएगा? मसला ही नहीं है। क्यों? आप मार्क प्राइस को सेल प्राइस वाली इक्वेशन में यूज करोगे, सेल प्राइस से पैर रख के आप कॉस्ट प्राइस पर पहुंचोगे, ऐसा ही है ना? तो आसान है। कहता है एक्स इज द सेल प्राइस, एमपी इज द मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, एंड डी इज द डिस्काउंट रेट। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप मुझसे पूछिएगा अगर आप कंफ्यूज करेंगे। कहता है अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 135, तो ये होगी मार्क प्राइस। उसने लाया, पता नहीं कितने का लेकर आया, उसने लाया, कीमत उसने 135 रुपए उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया। आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट, हमारी भी आदत है जब तक डिस्काउंट ना हो हम उस शॉप पे जाते ही नहीं है। उसने लिख के लगा दिया जी 12% डिस्काउंट ले लें। जाहिर है 135 के ऊपर लिख, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है ना, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है। उसने कहा 12% डिस्काउंट ले ले, ना भी लिखता तो हमें पता मार्क प्राइस का ही होता है। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कहता फिर भी उसको 10% प्रॉफिट हुआ है। उसने 12% डिस्काउंट भी लगा दिया है, 135 का आर्टिकल था, 12% उसने डिस्काउंट लगाई है, कहता फिर भी उसे 10% प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता उसको कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था। देखिए इसमें जो 12% है वो मार्क प्राइस के ऊपर है, और जो 10% प्रॉफिट है वो कॉस्ट के साथ है। ऐसे ही होता है ना? कहता कितने का खरीदा था, अब पता नहीं कितने का खरीदा था। अब जो जो चीजें लिखी मैं लिख लेता हूं। एक तो मुझे मार्क प्राइस का पता है, ठीक है, एक मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज पता है, दैट्स ओके। अगर मुझे मार्क प्राइस और प्रॉफिट की परसेंटेज पता है और पूछा हुआ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो किसी भी फार्मूले में मार्क प्राइस के साथ लिंक नहीं है। वो अगर लिंक है तो सेल के साथ है, सेल मार्क प्राइस के साथ लिंक है। पहुंचना हमने कॉस्ट प्राइस तक है, तो मार्क प्राइस से, यानी कि ये कॉस्ट है, ये मार्क प्राइस है, ये सेल है, ऐसा कह लें। ये मार्क प्राइस, आप जाएंगे मार्क से सेल प्राइस पे, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर आ सकते हैं क्योंकि उनका लिंक है। इस चेन में यहां कोई लिंक नहीं है, मिसिंग चेन है, तो आप कहेंगे ठीक है चक्कर लगाकर आ जाते हैं। तो पहले तो मार्क प्राइस से आप सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे और वो फार्मूला आपको मेंशन है। तो सेल प्राइस और मार्क प्राइस आपस में इस तरह से रेलेवेंट हैं। 135 उसकी मार्क प्राइस है, 12% कम करना, 88 से जरा दे देंगे, इतने का बेचा उसने, 118.8 रुपए का बेचा, आगे सेल कीमत। अब उस सेल और कॉस्ट वाले फार्मूले में रखती मैंने, सेल कीमत है 118.8, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है और प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ दी हुई 10%, 108 का खरीद के लाया था। आपको दुकानदार ने ना हाइड किया है, उसने 12% डिस्काउंट लगाई हुई थी बाहर। आपने पूछा सब प्रॉफिट कितना हुआ है, कहता जी 10% कमाया है। आपने अब इनकम टैक्स से आपने खुद जाके देखना है कितने का खरीद के लाया था। 12% डिस्काउंट भी दी है, 10% इसने प्रॉफिट भी कमाया है, तो कितने का खरीद के लाया था। तो जो उसमें मसला क्या आ रहा है, जो 12% है वो 135 के साथ है, जो 10% है वो कॉस्ट के साथ है। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर नहीं पहुंचा जा सकता, आपने इनडायरेक्ट वे अडॉप्ट किया, मार्क प्राइस से सेल प्राइस, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, 1500 रुपए का खरीदा उसने, एट वर्स्ट प्राइस मस्ट इट बी मार्क्ड, कॉस्ट 1500 का खरीद के लाया था, उसकी कीमत उसके ऊपर कितनी मार्क करके लिखे, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 11%, 11% वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन कहता 7.5% में डिस्काउंट भी दूंगा, फिर भी मुझे 11% बचे। 1500 का खरीदा है, कीमत क्या लिखूं, उलट हो गया। पहले उसने कहा था 135 रुपए, लिखा हुआ खरीदा कितने का था, अब वो कहता 1500 रुपए का खरीदा है, कीमत क्या लिखूं। वाया फिर वही अडॉप्ट करना है, इस दफा आल दो उसने, आप ऐसा चेंज ही बना लेना। उसने आपको ये दिया हुआ है
यहाँ पहुंचना है, मार्क प्राइस पूछिए ना, तो डायरेक्ट तो सेल्स कॉस्ट से तो मार्क प्राइस का रास्ता ही नहीं है, सेल से होके जाता है, कॉस्ट से सेल का रास्ता है, हाँ जी वो तो है। तो आप पहले सेल प्राइस मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट 1665 रुपए इसकी कीमत आ गई है, 1500 रुपया ये था। अब इसका लिंक है, इसका लिंक है, ये फार्मूला लिख दे, ये वाला सेल और मार्क प्राइस, सेल दिया है 1665, मार्क प्राइस मालूम करनी है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ 1800 कीमत उसको लगा दे। अगर भाई तुम 1500 का लेके आए हो और तुम कहते हो जी मैंने दिखती नहीं है, मैंने सेल भी लगानी है 7.5%, लेकिन मेरा टारगेट है 11% मेरा अपना मार्जिन भी आ जाए, तो फिर भाई तुम 1800 रुपए उसका टैग लगा दो। देखिए ना चीजें, मतलब देखा जाए तो बड़ी से कुछ आसान से ही लगता था, लेकिन जब करने बैठे ना प्रैक्टिकली शायद, तो हाँ यार क्या करना है, इतने 1500 का लेता, कहता मैं कितनी कीमत लगाऊं, 11% उसने अपना मार्जिन में रखना है, 7.5% डिस्काउंट भी देनी है। मसला ये आ रहा है जो 11% की बात हो रही है वो तो 1500 के साथ हो रही है, और जो 7.5 की बात हो रही है वो 1500 के ऊपर तो नहीं है, वो तो मार्क प्राइस के ऊपर है। तो और ये एक छोटी सी चेन याद कर ले कि जी सी का एमपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एमपी का एस है, एस का सी है, तो जिस रास्ते को भी जाना है यहां से रास्ता ढूंढ के पहुंचा करें। तीन ही तो फार्मूले हैं, सेल रिलेटेड विद कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, सेल रिलेटेड विद कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस, एंड मार्क प्राइस रिलेटेड विद द सेल प्राइस, यही सारी की सारी चीजें। में हाँ नहीं ठीक है, ये जरा अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, ये जैसे कहेंगे ना सोचेंगे तो घूम जाएंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने आपसे की है उसको उसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ के छोड़ के जाऊंगा, सोल्यूशन हम आके करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। अ कोट मार्क्ड 1500 was sold 1200 in a sale, 1500 रुपए का मार्क किया हुआ था, 1200 रुपए का बेच दिया, कहता कितने % डिस्काउंट दी है, तो कोई इशू ही नहीं है। रेट ऑफ डिस्काउंट मालूम करना है, सेल प्राइस कितनी है जी 1200, मार्क प्राइस कितनी है जी 1500, रेट ऑफ डिस्काउंट डी मालूम करना है, अननोन डी रह गया, सॉल्व कर दो, 20% दिया उसने। मैंने कहा था ना फॉर्मूले 3 ही है, ये कोई ऐसा नहीं है। अच्छा अब मैं जरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर देखेंगे कोई आप में से अगर कोई सॉल्व करना करे इसको तो अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मैं जरूर करूंगा। अब मैन्युफैक्चरर बनाने वाला सोल्ड एन आइटम टू होलसेल डीलर, फैक्ट्री वाला, या अगर मैं वैसे बात करूं किसान, वो मैन्युफैक्चरर है, वो फसल तैयार करता है, वो फसल का मैन्युफैक्चरर है। मंडी वाला होलसेल डीलर है, वो मंडी में बेच आता है। कहता अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आइटम टू द होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, किसान ने 20% अपना प्रॉफिट रखा और मंडी में जाके बेच दिया। अच्छा एक चीज याद रखनी है, किसान की जो सेल प्राइस है जितने का उसका बेचा, होलसेल डीलर की वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। किसान ने 80 रुपए की चीज बनाई, 110 की बेची, वो जो 110 है वो किसान के लिए तो सेल कीमत है, होलसेल डीलर ने उतने की खरीदी है, ये उसकी कॉस्ट है। अब होलसेल डीलर ने मंडी वाले ने अपना प्रॉफिट रखना है। होलसेल डीलर सोल्ड टू रिटेलर, रिटेलर दुकानदार, आपके मोहल्ले में जो जनरल स्टोर बना हुआ है वो मंडी से लेकर आता ना शहर से, वो जो मंडी है, क्या अगर फल फरोश है तो जाहिर है फ्रूट मंडी से लेकर आएगा, और अगर वो दालें वगैरह हैं तो वो होलसेल मार्केट से लेकर आता है। तो उसने तो नहीं बनाई, उसने तो किसान से खरीदी। तो किसान मैन्युफैक्चरर है, होलसेल डीलर को वो बेचता है, कहता 20% उस किसान ने अपना प्रॉफिट दिया। होलसेल डीलर सोल्ड टू रिटेलर, अब जो होलसेल डीलर की सेल प्राइस है रिटेलर की वो कीमतें खरीद होगी दुकानदार की, जो आपके इलाके का दुकानदार है। कहता रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो होलसेल डीलर ने भी 25% अपना प्रॉफिट रखा, एंड रिटेलर आपको सोल्ड करेगा, रिटेलर सोल्ड टू द कस्टमर, आप कस्टमर है, उस रिटेलर ने भी 30% लिया। यही रीजन है, कहते हैं जी कि कीमत
बनाने वाले के हाथ कुछ नहीं आता, इसे मिडल मैन कह रहे हैं ना, इसे मिडल मैन ने जी। आपने मंडी में जाना है, मंडी वाले से रिटेलर लेकर आएगा, रिटेलर से कस्टमर लेकर आएगा, 3 जगह प्रॉफिट जाएगा, एक मैन्युफैक्चरर का, एक होलसेल डीलर का, एक रिटेलर का। ठीक है ना। हर आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि चलो यार किसान से 1 किलो गंदम खरीद लाते हैं, नहीं ना बेचेगा। ओके, कहता है कस्टमर आप लोग थे, उसने उस आइटम के 50.50 पे किए। कहता मैन्युफैक्चरर ने वो आइटम बनाया कितने का था? बात तो मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट हुई थी। मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को आइटम बेचा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को आइटम बेचा, होलसेल ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने इतने पैसे पे किए। कहता जी इसकी कॉस्ट बताएं। सॉरी, कस्टमर ने, हाँ कस्टमर ने पे किया, रिटेलर मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बताएं। बीच में जो कॉस्ट थी, पहले कुछ परसेंट बढ़ी, फिर कुछ परसेंट बढ़ी, फिर कुछ परसेंट बढ़ी, बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गई। बस आपने सोचना है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने सोचना, ये मैंने किया हुआ सॉल्व। आप अगर सोच लेंगे तो फिर ये भी सोचना है, ठीक, ये सोच लेंगे तो फिर ये भी सोच लीजिएगा। बस 3 दफा सोचना है रोजे से पहले पहले। ये ना हो कि आप कहें जी रोजे से सोचते 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 रोजा ही गुजर गया। बस रोजे की इफ्तारी से पहले पहले सोच लें। मैंने सिर्फ आपको ना टारगेट दिया है, मैं नहीं कह रहा मैंने नहीं कराना, मैं कहता हूं कि मैंने जरूर कराना है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ना, देखिए होता क्या है, टू बी ऑनेस्टली, जब आप कोई चीज करते हो, आधी पिछाधी आ जाए ना, तो इंटरेस्ट हो जाती है। अच्छा यार ये मैंने थोड़ा सा वाकई समझ आई, ऐसे ही है, टीचर ने भी ऐसे ही बताया था, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। सब क्वेश्चन हुआ है तो आपकी ज्यादा इंटरेस्ट हुई, तो फिर एक कर सोचा था यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ना हुआ आपसे, सोचा भी नहीं, किया ही नहीं, आपने कहा नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। ऐसे डॉक्टर के पास कुछ लोग जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, बचना नहीं, भी क्या हुआ, नहीं डॉक्टर साहब बस बचना नहीं, मैंने दवाई दे दो। वो बताते नहीं अपना प्रॉब्लम। तो आप सिर्फ एक दफा जितना भी आपको आता है, एक हिंट समझ ले मैंने दिया है कि जी कॉस्ट और सेल कैसे रिलेट होती है, एक ये चीज बताई, और जो प्रोड्यूसर है उसकी सेल कीमत जो होगी वो होलसेल डीलर की वही कॉस्ट कीमत होगी, और होलसेल डीलर की जो सेल कीमत होगी वो रिटेलर की कॉस्ट कीमत होगी, रिटेलर की सेल कीमत जो होगी वो कस्टमर की कॉस्ट कीमत होगी। तो जो पैसे पे किए हैं उसने 50.50 वो कस्टमर ने अपने लिए, आप समझ लें रिटेलर की सेल प्राइस है, इतने का बेचा है ना रिटेलर ने। बस देखिएगा कितने लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।